बिज़नेस एंड कॉर्पोरेट लॉ का हमारे पास है। अब हमारा जो लेक्चर 5 है वो है वॉइड एग्रीमेंट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हम ज़्यादा फोकस करेंगे। वॉइड एग्रीमेंट इज़ प्रीटी मच इजी, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं व्हाट इज़ वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट इज़ एनी एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सही है, हमको पता है कि व्हाट इज़ वॉइड एग्रीमेंट होता क्या है। हमने लेक्चर 1 में भी देखा था इन्फोर्सिबिलिटी फॉर्मेशन के अंदर कि जो एग्रीमेंट एक वैलिड होता है, वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है, अनइन्फोर्सेबल होता है। तो वॉइड एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, उसकी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है। वॉइड एब इनिशियो जो है वो हमने उसमें भी देखा था पिछले हफ्ते फ्री कंसेंट के अंदर। एनी एग्रीमेंट विच हैज़ अ मिस्टेक फॉर एग्जांपल, उसमें लिखा था कि वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट होता है। वॉइड एब इनिशियो मैंने एक्सप्लेन करा था कि इनिशियो वॉइड एब इनिशियो इज़ अ लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है वॉइड फ्रॉम द स्टार्ट। सो इनिशियो जो उसी से इंग्लिश वर्ड्स निकले हैं लैटिन से ही। सो इंग्लिश वर्ड हमारा इनिशियल जो होता है, इनिशियल मतलब स्टार्ट, सो इनिशियो से निकला है। सो वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द स्टार्ट। सो यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना उसी वक्त से वो वॉइड है, बाद में वॉइड नहीं हुआ, पहले ही से वो वॉइड है। उसमें हो सकता है कि आपने फॉर एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं जैसे कॉम्पिटेंसी का मसला पैदा हो गया है। अगर आपका माइनर से आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट करा है, अंडर 18 के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो डैट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट होगा वो। सही है, इट विल नॉट बी इन कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट विल नॉट हैव अ लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी उसकी। उसके बाद उसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल्स आर कि एग्रीमेंट्स हमने एग्जांपल्स देखे एग्रीमेंट्स बाय और विद पर्सन्स लैकिंग कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स हमारे वहीं आ रही हैं जो हमने पहले हम देख चुके हैं, इसमें हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वही एग्जांपल्स उसमें वॉइड हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अनसर्टेनिटी हो सकती है, एग्रीमेंट्स विद इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस अगर नहीं होगी, पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस नहीं होगी, जो हमारे 10 फ्लिप कैन के हैं, अगर फ्लिप कैन में से कोई एक चीज़ मिसिंग हो रही होगी तो जाहिर सी बात है कि वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं बनेगा। तो अगर अगर सर्टेनिटी नहीं है तो वॉइड हो जाएगा, पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस नहीं है तो वॉइड हो जाएगा। कॉम्पिटेंसी का मसला आ गया, माइनॉरिटी का मसला है, माइनर अगर है या अनसाउंड माइंड पर्सन है या डिसक्वालीफाइड बाय लॉ है तो कॉम्पिटेंसी का मसला आ गया तो वॉइड हो जाएगा। अगर मिस्टेक का है तो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है या बायलैटरल मिस्टेक अगर हो रही है तो बायलैटरल मिस्टेक और फॉरेन लॉ दोनों के अंदर आपका तो बायलैटरल मिस्टेक को जो हमें लिखा हुआ है एग्रीमेंट्स में अंडर म्यूचुअल मिस्टेक या फॉरेन हम कोई इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं तो फॉरेन लॉ की गलती कर दी, फॉरेन लॉ को समझने में गलती कर दी, तो ये हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मिस्टेक के अंदर। फ्री कंसेंट में हमने पढ़ा था। तो देयर ऑल जो हैं ये सारे के सारे आपके एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे। उसके अलावा आपका कोई भी यानी कि अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैरिज, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड, यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम सो एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो है उसमें मसला ये होता आपका आ गया जैसे कि आप किसी को कोई लीगल काम करने से, लीगल प्रोफेशन जिसका हो कोई या लीगल बिजनेस हो, तो उसको आप किसी को रोक नहीं सकते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते। कि आप अपने कंपेटिटर के पास गए, कंपेटिटर के साथ अपने जो है उससे कह लिया कि हाउ अबाउट आई गिव यू, यानी कोई छोटी दुकान है आपके बराबर में, एक छोटी दुकान है आपकी है, आप कंपेटिटर के पास गए कि मैं तुमको 1 लाख रुपए देता हूँ तो अपनी दुकान बंद कर दो, तो डैट एग्रीमेंट विल बी एंड वॉइड एग्रीमेंट होगा, उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं रहेगी। उसके अलावा क्या क्या है इसमें वेचरिंग एग्रीमेंट्स में विदाउट कंसिडरेशन होना ज़रूरी है ज़्यादातर में। कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो विच आर वैलिड विदाउट कंसिडरेशन, बट उन एक्सेप्शंस के अलावा यूजुअली आम तौर पे एग्रीमेंट्स के अंदर कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। ओके, सो दीज आर वाइड एग्रीमेंट्स जिनकी लीगल हैसियत नहीं है। कुछ एग्जांपल्स है, कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। जैसे लिखा हुआ एग्रीमेंट्स हम जैसे मैंने बोला, एक्सप्लेन करा कि लीगल प्रोफेशन, कोई लीगल काम हो किसी का या किसी का लीगल बिजनेस हो, आप कोई ऐसा एग्रीमेंट उससे नहीं कर सकते जो आप उसको रोकें काम करने से। सो दैट्स एनी एग्रीमेंट बाई विच एनी वन इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लीगल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज़ वॉइड। जो भी एग्रीमेंट आप कर रहे हैं जिसमें आप किसी को लॉफुल प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन, बिजनेस करने से रोक रहे हैं,
that will be avoid. Wagering agreement, उसामा आप जो पूछ रहे हैं, wagering agreement basically जिसमें आपका gambling basically, सही है। पाकिस्तान में it's also actually illegal, बट इट्स गैम्बलिंग, यानी कि जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है तो आप बेसिकली उसको ऊपर रखें कि जो है पाकिस्तान की टीम इंडियन टीम से या हम अगर हम अपना पीएसएल देख लें तो पीएसएल में यानी कि कराची किंग्स जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स से इतने रन से जीत जाएगी या इतने विकेट से जीत जाएगी तो इतना पैसा मिलेगा, सही है। तो ये जो आपका एग्रीमेंट आप कर रहे होंगे जिसके साथ गैम्बलिंग जैसे बेसिकली हम कहें तो डैट इज़ वॉइड एग्रीमेंट होगा वो, सही है। बैटिंग, जी बैटिंग आपका आ गया बिल्कुल एग्जैक्टली, वेजरिंग, बैटिंग, गैम्बलिंग, सही है, जो भी आप कह लें उसको, सही है। बेसिकली यस बैटिंग, तो डैट्स वॉइड एग्रीमेंट है। अगर आप वो बाद में जिससे आप साथ एग्रीमेंट हुआ था अगर वो पैसा नहीं देता है तो आप उसको लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, आप उसको सू नहीं कर सकते कि मैं तो सबसे साथ एग्रीमेंट करा था कि अगर कराची की टीम जीत जाए कोयटा से इतने रन से और वो तो आप वो जीत गई तो मुझे पैसा दो, वो नहीं दे रहा है पैसा, सो इट्स अ वॉइड एग्रीमेंट। आप उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते कि मैंने तो एग्रीमेंट करा था मुझे पैसा दिलाएं इसका। एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ ट्रेड जो है उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, सही है, तो हम उसको एक्सेप्शंस को ज़रा से देख लेते हैं। व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस, सही है, जिसमें किसी को लीगल काम करने से रोका जा रहा है उस किसी एग्रीमेंट में, लेकिन वो काम वो सही है, वो एग्रीमेंट वो वॉइड नहीं होगा, उसकी वैलिड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो उसमें आपका जैसे एग्जांपल्स आती हैं, सेल ऑफ गुडविल, आप लोगों को गुडविल के बारे में कुछ पता ही होगा, राइट। गुडविल बेसिकली कि आप फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरी एक लॉ फर्म है, सही है, और उसामा जो हैं वो लॉयर बनने के बाद वो मेरे पास आते हैं और मेरी लॉ जो फर्म है उसको ख़रीदने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं, सही है। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होती है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ऐसा या वो अच्छा पैसा दे रहे हैं, मैं उनको अपनी लॉ फर्म अपनी जो है लॉ फर्म उनको बेच देता हूँ। लेकिन जब लॉ फर्म बेचूंगा ना तो लॉ जो उस ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने होते हैं, परचेज और सेल के एग्रीमेंट्स, बिजनेस एक दूसरे से ख़रीद रहे होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसामा एक क्लॉज डाल देंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि अगर मैं ये बिज़नेस मुसअब इमाम साहब से ख़रीद रहा हूँ, ये लॉ फर्म बिज़नेस मुसअब इमाम साहब से ख़रीद रहा हूँ, तो मुसअब इमाम साहब जो हैं मुझे अपना बिज़नेस बेच के ये नहीं कर सकते कि फ़ौरन बराबर में ही एक दूसरा उसी तरह का एक और लॉ फर्म खोल लें। इसलिए क्या पता है उससे नुकसान ये होगा कि उसामा ने तो मुझे पैसे दिए, उसी पैसे को मैंने इस्तेमाल करके एक और लॉ फर्म के बराबर में खोल ली, तो मेरे जो क्लाइंट्स पहले से थे वो फिर मेरे पास ही आ जाएंगे, सही है ना। असल जो लॉ फर्म का जो असल उसामा को जो असल मकसद तो मेरी लॉ फर्म ख़रीदने का वो ये था कि जो मेरी ब्रांड है, जो मेरा नाम है मार्केट में फैला हुआ मेरी फ़र्म का, और मेरा जो कस्टमर क्लाइंट लिस्ट है उनको तो असल वो हासिल करना था, वरना तो वो तो ख़ुद से एक लॉ फर्म खोल सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि एक इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस जो ऑलरेडी चल रही है उसी को ख़रीद लूँ तो मुझे क्लाइंट को यानी कि मुझे लाने के लिए मुश्किल ज़्यादा नहीं होगी, क्लाइंट खुद ब खुद जो ऑलरेडी क्लाइंट लिस्ट होगी वो मुझे मिल जाएगी, सही है, तो मेरा बिज़नेस तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। तो उसमें ये होगा कि उन्होंने मुझे इतना पैसे दिए उस बिज़नेस को ख़रीदने के लिए, क्लाइंट लिस्ट के लिए पैसे दिए, और मेरा जो ब्रांड नेम कह लें वगैरह उसके लिए पैसे दिए, और मैंने वो पैसे लेकर उन्होंने बिज़नेस ख़रीद लिया, मुझे उन्होंने पैसे दिए, पैसे ख़रीद कर उनके बराबर में दूसरी लॉ फर्म खोल ली वही नाम से वगैरह से, तो उनका तो नुकसान हो गया, उन्होंने पैसे भी दे दिए और जो क्लाइंट जो थे जो उनके पास जाने चाहिए थे और जिनकी वो सोच रहे थे वो क्लाइंट जिनके उनके पास जाएंगे बिज़नेस ख़रीदने के बाद, वो क्लाइंट मेरे पास ही आते रहेंगे, इसलिए कि जाहिर बात है कि मैं वहीं पर मैंने अपनी लॉ फर्म दोबारा खोल ली है। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर फिर क्या करा जाता है कि एक क्लॉज डाल जाता है कि जो एक रीज़नेबल क्लॉज हो, रीज़नेबल इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स, उसमें ऐसे रीज़नेबल लिमिट्स रखी जाती हैं, जोग्राफिकल लिमिट्स एंड टाइम लिमिट्स, कि भाई मुसअब इमाम साहब जो हैं वो अपनी लॉ फर्म में बेचेंगे उसामा को, तो मुसअब इमाम साहब इज़ बैंड कैन नॉट मेक अनदर लॉ फर्म in that 5 kilometer area, in the radius of 5 kilometers or 10 kilometers for 1 year, सही है, यानी कि 1 साल तक मुसअब इमाम साहब उस जो जहाँ से उन्होंने बेचा है तो उसके 10 किलोमीटर रेडियस में वो दोबारा उसी नाम से एक लॉ फर्म नहीं खोल सकते 1 साल तक, ठीक है। वो उस लिमिट से बाहर निकल के खोल लें, दैट्स फाइन, यानी कि 15 किलोमीटर उस फर्म से दूर खोल लें, 20 किलोमीटर दूर खोल लें, या टाइम लिमिट गुजर जाने के बाद खोल लें कि 2 साल गुजर जाएँ या 1.5 साल गुजर जाएँ तो फिर लॉ फर्म 5 किलोमीटर दूर खोल लें।
लेकिन वो लिमिट्स जो हैं, वो लिमिट्स के मुताबिक जो टाइम लिमिट रखी जाएगी और जोग्राफिकल लिमिट रखी जाएगी, उस लिमिट के अंदर रहते हुए दोबारा एक फ़र्म नहीं खोला जा सकता। तो अब इवन दो कि एक लीगल प्रोफेशन को रोका जा रहा है, मैं एक लीगल काम करने की ख्वाहिश रखता हूँ, मुझे उसामा रोक रहे हैं कि मुसलमान साहब ये काम आप नहीं कर सकते, तो वैसे तो ये एक वॉइड एग्रीमेंट होता है। लेकिन जो गुडविल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है परचेज एग्रीमेंट का, परचेज और सेल एग्रीमेंट का बाय और सेलर के दरमियान, उसमें अगर ये एग्रीमेंट, ये क्लॉज डाला जाए तो वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड रहेगा। पार्टनर्स एग्रीमेंट्स, हम पार्टनरशिप इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर लेंगे। तो पार्टनरशिप जो हम पढ़ेंगे, तो पार्टनरशिप हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप में अक्सर पार्टनर्स के दरमियान जो एग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं उसमें पार्टनर्स ऐसे क्लॉजेस डाले जाते हैं जिससे पार्टनर को रोका जा रहा होता है काम करने से, कुछ ख़ास काम करने से। फॉर एग्जांपल अगर आपका पार्टनर एक है, आपका एक पार्टनर एक लॉ फर्म है, हम लॉ फर्म की एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक लॉ फर्म में उसमें 5 पार्टनर्स हैं, तो पाँचों पार्टनर्स जो इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में होगा कि भाई जो पार्टनर्स हमारे हैं वो हमारे जो लॉ फर्म है उसके लिए काम करेंगे। ये नहीं कर सकते कि वो हमें लॉ फर्म में भी काम कर रहे हैं और अलग से अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी रखी हुई है, ताकि फिर वो हमारे बिजनेस से ही कंपटीशन में है, वो हमारे बिजनेस से ही कम्पीट कर रहे हैं, सही है, तो हमारे बिजनेस को नुकसान होगा। तो पार्टनर्स के दरमियान ऐसे जो एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, उसमें ऐसे क्लॉजेस डाले जा सकते हैं जिससे हर पार्टनर को मना किया जाता है कि भाई आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं चला सकते। सही है, आप कुछ और काम कर लें, यानी कि एक लॉयर है और वो अकाउंटेंट भी है फॉर एग्जांपल, सही है, वो सीए भी है, वो लॉयर, उसने लॉ भी, उसके वो बार भी पास करा हुआ है, उसने सिंध बार से वो भी पास करा हुआ है। तो वो क्या करेगा कि वो जैसे अगर लॉ फर्म में काम कर रहा है तो लॉ फर्म में एग्रीमेंट है कि भाई आप अपनी प्रैक्टिस लॉ प्रैक्टिस नहीं निकाल सकते, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते लॉ की, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो अकाउंटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है फॉर एग्जांपल, ओके, तो दैट्स डिफरेंट। लेकिन अगर लॉ के अपने प्राइवेट नहीं कर सकते तो ऐसे एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। आउट गोइंग पार्टनर में डाला जा सकता है, अगर पार्टनर कोई चाह रहा है फर्म से तो उसके साथ एग्रीमेंट के में डाला जा सकता है कि भाई आप 1 साल तक हमारे क्लाइंट को आप नहीं ले जा सकते, हमारे आपने जो पार्टनरशिप में जो क्लाइंट्स हैं आपको वो क्लाइंट्स यहीं छोड़ने होंगे, आप अपने जो क्लाइंट्स आप लेकर आए थे पार्टनरशिप फर्म में वो क्लाइंट आप लेकर नहीं जा सकते, वो यहीं पर आपको छोड़ने होंगे, या फिर इस तरह के कुछ एग्रीमेंट्स, या आप दोबारा फर्म नहीं खोल सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। डिसोल्यूशन और इनकमिंग पार्टनर में भी होता है, जो पार्टनर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो अगर उस पार्टनर का पहले से एक प्रैक्टिस थी, प्राइवेट प्रैक्टिस थी, प्राइवेट लॉ फर्म थी, तो उसको कहा जाएगा कि अपने जो क्लाइंट्स हैं वो लेके आओ और अब तुम अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करो। यानी कि एक एग्रीमेंट में आप कह रहे हैं दूसरे को कि जो लॉफुल प्रैक्टिस है, लीगल प्रैक्टिस है, कि उसको एक लीगल काम करने से उसको रोका जा रहा है कि तुम अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करके हमारे साथ जब आ रहे हो तो हमारे वो क्लाइंट्स को हमारे साथ लेकर आओ, हमारी पार्टनरशिप फर्म में लेकर आओ, ताकि सदा बात है कि उससे हर किसी का रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, पार्टनरशिप फर्म का रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, हर किसी को प्रॉफिट शेयरिंग होगी वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि इवन दो कि ये क्लॉजेस वैसे अगर देखा जाए तो वॉइड एग्रीमेंट कर देते हैं, लेकिन ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स में का हिस्सा बनते हैं। ट्रेड कॉम्बिनेशंस में ये होता है कि एग्रीमेंट कुछ एक ही इंडस्ट्री में डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं वो एग्रीमेंट कर लेती हैं कि हम एक प्राइस लेवल सेट रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हम कितना सप्लाई करेंगे मार्केट में, कितने हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कितना हम सप्लाई करेंगे, इसलिए कि मार्केट में जो डिमांड है, मार्केट सेट करेगी डिमांड, लेकिन सप्लाई जो है वो हम कितना करेंगे मार्केट में, ताकि प्राइस जो है वो हम मेंटेन रख सकें, ताकि हर किसी का फ़ायदा हो। इट्स नॉट अ मोनोपोली और या ओलिगोपोली टाइप चीज़ नहीं है, ये एक लीगल काम है, इंडस्ट्री में एक चीज़ होती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है और नेशनल लेवल पे भी होती है। इंटरनेशनल अगर हम एग्जांपल देखें, बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे पास है, वो ओपेक की है, सही है। ओपेक जो है बेसिकली आपका ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की जो उनके एग्रीमेंट हुए हुए हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, उसमें आपका जैसे आगे से उनका सबसे जो किंग है, बेसिकली उनका जो हेड है वो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरब के बाद आपके उसमें आपके दूसरे जो भी ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपका कुवैत, इराक़ और ये आपका यूएई, बहरीन, ओमान, सही है, अब तो शायद ओपेक प्लस है, ओपेक प्लस में रशिया भी आ जाता है, और दूसरे कुछ कंट्रीज़ हैं, आई थिंक नाइजीरिया भी शायद उसके अंदर है, और शायद आई थिंक वेनेजुएला भी है, आई थिंक।
तो ये ओपेक जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं वगैरह, तो इनके दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ हुआ एक, अभी आजकल जैसे आपको शायद पता ही हो कि ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत गिर गई है, और शायद हमारे जो कुछ ऑयल कंपनी में काम वाम करते हो शायद उनको ये मालूमात हों, और या इन जनरल आपको मालूमात हों। तो ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिर गई थी, ज़रा सा उसमें हलचल मची हुई थी ऑयल जो उसमें कि जो सऊदी अरब था और रशिया के दरमियान लड़ाई चल रही थी कि तो सऊदी अरब अपने मार्केट में जो प्राइस गिरने का मतलब क्या है कि सप्लाई ज़्यादा हो गई है मार्केट में, सही नहीं, तो आपका इकोनॉमिक्स से बेसिक इकोनॉमिक्स, तो जब क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी जाएगी, सप्लाई ज़्यादा कर दी जाएगी मार्केट में, तो प्राइस नीचे गिर जाएगी, उससे सबका नुकसान होगा। तो सऊदी अरब रशिया को पनिश करने के लिए, रशिया को सज़ा देने के लिए वो उस ऑयल सऊदी अरब ने सप्लाई ज़्यादा कर दी थी। जब सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी तो प्राइस नीचे गिर गई। सऊदी अरब चाह रहा था कि प्राइस इतनी नीचे गिरा दे कि रशिया को नुकसान होना शुरू हो जाए। रशिया को नुकसान होगा तो रशिया खुद ही ठीक हो जाएगा, खुद ही दिमाग से सुधर जाएगा और फिर एग्रीमेंट कर लेगा सऊदी अरब के साथ कि मैं कोई मस्ती कोई ख़राबी नहीं करने वाला। लेकिन उसके बाद बीच में अमेरिका बीच में आ गया ऑब्वियसली, और फिर उन्होंने उसमें सुलह करवाई बीच में, वॉटेवर। तो ये यानी कि जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक एग्रीमेंट करा हुआ है कि भाई प्राइस लेवल को हमको मेंटेन रखना है ताकि सबका फ़ायदा हो। और प्राइस लेवल किस तरह मेंटेन करते हैं कि सऊदी अरब उन्होंने हर किसी को कोटा दे देता है कि कितनी बैरल्स ऑफ ऑयल आपको निकालने हैं। अगर उस बैरल्स पर से ज़्यादा कोई निकालेगा तो उससे मार्केट में नुकसान हो जाएगा, सही है। सो ट्रेड कॉम्बिनेशंस, तो ये ट्रेड कॉम्बिनेशन हो गई। उसके बाद सर्विस एग्रीमेंट्स आते हैं। सर्विस एग्रीमेंट्स आर मोर कॉमन, आप लोगों में से शायद किसी ने इस्तेमाल भी करा हो, आपको मालूमात भी हो इस चीज़ की, कुछ में से आप लोगों को। सर्विस एग्रीमेंट्स में होता है कि एम्प्लॉयमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर नॉन कम्पीट क्लॉज का शायद नाम सुना हुआ हो, नॉन कम्पीट क्लॉज लिखा और शायद कुछ के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद भी हो कि जब तक आप हमारे यहाँ फर्म में या कंपनी में काम कर रहे हैं, आप इसी तरह का काम किसी और जगह नहीं कर सकते, सही है। सो इट इज़ एक्चुअली मोर कॉमन विथ एम्प्लॉयज़ टू, एम्प्लॉयज़ में भी होता है ये, एंड वेरी वेरी कॉमन विथ CEOs वगैरह में भी होता है। जो हाई आपके मैनेजमेंट होती है, उनके हाई लेवल मैनेजमेंट, उनके साथ क्लॉज उसमें क्लॉजेस डला होता है कि जब तक आप हमारे यहाँ एम्प्लॉयड हैं, हमारे यहाँ CEO हैं, यू कैन नॉट बी CEO ऑफ अनदर कंपनी, स्पेशली राइवल कंपनी में नहीं हो सकते। इसमें कभी भी ये भी होता है कि उसमें रिस्ट्रिक्शंस डाली जाती हैं, वो डाली जाती हैं कि जब आउट गोइंग CEO के लिए, स्पेशली हमारे यहाँ इतना ये कॉमन नहीं है लेकिन वेस्ट में बहुत कॉमन है ये, कि जब तक यानी कि अगर एक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एप्पल का CEO फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिज़ाइन करता है तो वो गूगल में जाकर काम नहीं कर सकता, इसलिए कि उसके पास स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन है एप्पल की, और क्योंकि एप्पल और गूगल एक दूसरे से कंपेटिटर हैं तो वो स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन एप्पल का जो CEO होगा या हायर मैनेजमेंट लेवल का जो बंदा होगा, वो जब गूगल में जाके काम करेगा तो वो उस स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है और अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर को, पुराने एम्प्लॉयर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके एग्रीमेंट जो आउटगोइंग एग्रीमेंट है उसके अंदर लिखा जा सकता है कि व्हेन यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस कंपनी यू कैन नॉट वर्क इन द सेम इंडस्ट्री फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर समथिंग, यानी कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस डाली जा सकती हैं। जब ये लिखा हुआ है नीचे कि जो रिस्ट्रिक्शंस आप डालेंगे, जो क्लॉजेस लिखे जाते हैं, दे मस्ट बी जस्ट एंड रीजनेबल। जस्ट मतलब कि जस्टिस से आ गया इंसाफ, यानी कि इसमें ऐसी ना हो कि आपने उसको मना कर दे तो हम 20 साल तक काम नहीं कर सकते, वो अनरीज़नेबल बात है। सही है कि काम कर सकते हैं, लेकिन भाई 1-2 साल के आपने मना कर दिया कि वो फ़ौरन स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करके अपने पुराने एम्प्लॉयर को नुकसान ना पहुंचाए। उसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि वाइल आई एम वर्किंग इन with Maju in the capacity of a lecturer, I cannot work in the same capacity in another university. सही है, although ये हर टीचर के उसमें है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और बट इन पाकिस्तान ऑब्वियसली वी डू नॉट रियली फॉलो लॉज दैट मच क्लियरली, सो they work in multiple universities at the same time to earn some extra income, but by contract जो आपका उनका बना हुआ है उसमें एक्चुअली मना होता है कि while you are working here you cannot. Students previously have told me that for example HBL वगैरह में भी ये चीज़ कुछ शायद कहीं है कि HBL बैंक वगैरह के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट्स उनमें होता है कि while you are working in HBL you cannot work anywhere else and things like that.
एनीवे तो दीज आर सर्विस। अब देखें सर्विस एग्रीमेंट्स में अब जो क्लॉज डला हुआ है, क्लॉज तो वैसे आप कहेंगे वॉइड एग्रीमेंट हो गया, मैं एक लीगल काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ माजू में क्यों लेक्चरर में जॉब करूँ, मैं जब वहाँ का यहाँ भी काम कर रहा हूँ तो मैं कहीं और भी लग जाऊँ, कहीं और भी इकरा या IPA या जैबिस्ट या प्रेस्टन जो भी है वहाँ जब भी यही जॉब करूँ, वाई आर दे स्टॉपिंग मी फ्रॉम डूइंग दिस। लेकिन उसमें उनका अपना एक रीज़न है कि वाइल यू आर वर्किंग इन माजू एज अ परमानेंट फैकल्टी, अगर आप किसी दूसरे जगह लगेंगे तो जाहिर बात है कि आप फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात है, शेड्यूल में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। सही है, शेड्यूल में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि आप वो कह रहे हैं कि दूसरी जगह कि भाई वो मंडे को पढ़ाना है, मंडे इवनिंग को पढ़ाना, और मुझे यहाँ पर भी मंडे इवनिंग की क्लास लग गई। अब मैं नहीं दो जगह नहीं कर सकता, तो अब या तो मेरा कहीं से मुझे एक जगह काटना पड़ेगा, मैं माजू कहता हूँ कि भाई मैं नहीं पढ़ा सकता, तो आई एम अ परमानेंट फैकल्टी, आई कैन नॉट पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन हियर, थिंग्स लाइक दैट। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से वो कहते हैं कि भाई while you're working here you can not work somewhere else because schedule conflict वगैरह हो सकते हैं, तो इस वजह से मना किया जाता है। तो सर्विस एग्रीमेंट्स क्योंकि इवन तो मना कर रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा, वो रिस्ट्रिक्शन डाली जा रही है एक लॉफुल काम करने से, लेकिन वो वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, फिर हम आते हैं उसके अलावा वॉइड एग्रीमेंट्स में होगा कि आपका था एग्रीमेंट्स इन रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, किसी को साथ आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यू कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग देयर राइट। यानी कि अगर मैं किसी से, अगर मैं हमज़ा से एक गाड़ी ख़रीद रहा हूँ, तो गाड़ी ख़रीद के मैं ये नहीं कह सकता, हमज़ा जो हैं वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं कह सकते कि मुसलमान साहब आपने गाड़ी ख़रीद ली है, अब गाड़ी में ख़राबी हुई तो आप मुझे सू नहीं कर सकते। यानी कि उन्होंने, यानी कि अगर कोई ख़राबी हुई तो उनको सू करना, लेजिटिमेट एक लॉ सूट लेकर आना, एक सही लॉ सूट लेकर आना मेरा फुल राइट है वो, ओके। लेकिन Hamza cannot stop me from doing that. But if he does it, if he says that in a contract, then it will be a void agreement. सही है कि वो मुझे स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं एक अपनी, मेरा जो राइट है, मेरा जो हक है लॉ सूट लाने का उनके ख़िलाफ़ कि उन्होंने मुझे ख़राब चीज़ बेची है, वो अगर वो मुझे रोकेंगे उस चीज़ से तो डेट्स गोइंग टू बी वॉइड एग्रीमेंट, उसकी लीगल हैसियत नहीं रहेगी। हाउएवर इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस फिर उसमें क्या हैं कि अगर दोनों पार्टीज़ या जितनी भी पार्टीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो रही हैं वो सब म्यूचुअली एग्री करें, कोई दूसरे प्रेशर डाला है, म्यूचुअली फ्री कंसेंट से एग्री करें कि सही है, अगर हम कोई मसला होता है तो हम कोई डिस्प्यूट होता है हमारे दरमियान तो हम आर्बिट्रेशन से या जो हमारा जो ADR है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उससे हम मसले को हल करेंगे। सो दैट्स फाइन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। और इस तरह क्लॉज आपको अब जैसे पता होगा कि आपको डालना ही है आप कमर्शियल एग्रीमेंट्स के अंदर। उसके अलावा अगर सब पार्टीज़ म्यूचुअली एग्री कर जाएं कि वी विल नॉट फाइल एन अपील इन अपर कोर्ट, इसलिए कि अपील अगर यानी कि उसमें वक्त ज़ाया होता है, आप सही कोई मसला होता है हम कोर्ट में लेके जाएंगे, मसला पहले ही कोर्ट में अगर जो फैसला होगा हम उसको मान लेंगे। अगर म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है, हर पार्टी क्लॉज से एग्री करती है, सो दैट्स फाइन। लेकिन अगर कोई एक दूसरे को जोर में डाल रहा है, कोई फोर्स कर रहा है, फ्री कंसेंट नहीं है, तो दैट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट्स इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम अ मेजॉरिटी एज बंदे को जो अबव 18 है, यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम मैरिंग एनीवन एल्स। इफ यू मेक इन सच एन एग्रीमेंट इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टूड वॉइड एग्रीमेंट्स। उसकी मैंने कुछ आपको एक्सेप्शंस बता दी कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं वगैरह वगैरह। अब हम आते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर, जो वर्ड कंटिंजेंट है इट्स इंग्लिश वर्ड, हमें उसको समझते हैं मतलब क्या होता है। डेफिनेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी तो आपने कभी शायद ना पढ़ी हो पहले, मे बी आपने PCOM वगैरह करा है तो शायद आपने पढ़ी हो पहले, तो आप यू मे नो इट, बट आई विल एक्सप्लेन व्हाट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर। कंटिंजेंट जो वर्ड है उसका मतलब होता है, कंटिंजेंट मतलब किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होना, ओके, किसी चीज़ पर दूसरी इवेंट पर डिपेंड होना। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्मेंस है, जो काम होना है, वो एक दूसरे एक अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड कर रहा है, उस पर कि अगर वो अनसर्टेन इवेंट नहीं होता है, वो इवेंट अगर नहीं होगा तो ये परफॉर्मेंस नहीं होगी, अगर इवेंट हो जाता है तो शायद परफॉर्मेंस हो जाए। सही है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में ये बात लिखी है कि भाई जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसा पे करेगी, जो आपका इंश्योरेंस का जो पैसा मिलेगा, तो इंश्योरेंस की जो पेमेंट आएगी वो इंश्योरेंस की पेमेंट सिर्फ उस वक्त पे की जाएगी जब
वो नुकसान हो जाएगा उस कंडीशन में हो। सही है, फॉर एग्जांपल आप एक अपना बिजनेस खोलते हैं और एक आप फायर इंश्योरेंस ख़रीदते हैं। सही है, फायर इंश्योरेंस ख़रीदते हैं कि अगर कोई मेरे बिज़नेस को चलाता है, मेरी फैक्ट्री को जला देता है, प्रूफ होता है कि किसी और ने काम करा है, यानी कि मैंने खुद नहीं कर लिया है, प्रूफ हो जाए इन्वेस्टिगेशन से कि आर्सन का इवेंट, आर्सन का इंसिडेंट है। आर्सन मतलब किसी ने, किसी दूसरे बंदे ने मुखालफत में, लड़ाई में या वॉटेवर केस के अंदर मेरे फैक्ट्री जलाई है, तो फिर मेरा इंश्योरेंस मेरी होगी, तो इंश्योरेंस मुझे पैसा दे देगी कि मेरा नुकसान से मैं बच जाऊँगा। इंश्योरेंस मुझे पैसा दे देगी तो मैं दूसरी फैक्ट्री उसको रिपेयर करा लूँगा उस जगह को, या दूसरी फैक्ट्री खोल लूँगा, वॉटेवर जो भी, डिपेंडिंग कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो वो जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर क्या है कि अगर, अब अगर का मतलब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के चीज़ के अंदर अगर का आ गया। अब परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पेमेंट ऑफ द मनी, यानी कि इंश्योरेंस जो वाला जो है पैसा पे करेगा, दैट्स द परफॉर्मेंस। लेकिन वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि अगर जो फैक्ट्री है वो किसी कोई जलाएगा, सही है, नहीं कि कोई आग लगा देगा मेरी फैक्ट्री में, तो तब जाके मुझे ये पैसा मिलेगा। सही है, तो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड कर रहा है एक अनसर्टन, अब आग लगती है नहीं लगती है, दैट्स अनसर्टेन इवेंट है ना, बिल्कुल आपको तो नहीं पता है कि वाकई आग लग जाएगी। सही है, तो आग लगे या ना लगे, दैट्स एन अनसर्टेन इवेंट, इट्स नॉट सर्टेनिटी, इट्स नॉट देयर। हो सकता है कभी आप पूरे यानी कि 50 साल का उस फैक्ट्री चलाएं और उसमें कभी आग ना लगे और एवरीथिंग इज़ फाइन। सही है, लेकिन आपने 50 साल तक इंश्योरेंस से प्रीमियम भरते रहे। सही है, तो इसी तरह की आपका होता है। फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ इंश्योरेंस में भी यही होता है। सही है, इफ़ समथिंग हैपन्स या अननेचुरल डेथ हो गई फॉर एग्जांपल इस तरह की, तो उसमें भी हो सकता है कि आपको कहा जाए कि आपको पेमेंट मिलेगी कि इफ़ यू विल गेट द पेमेंट इफ़ यू डाई इन अननेचुरल डेथ और समथिंग लाइक दैट। सही है, तो या कार इंश्योरेंस होती है, राइट, कार इंश्योरेंस में भी इफ़ योर कार गेट स्टोलन देन यू विल गेट द इंश्योरेंस मनी। सही है, अब उसमें उन कंडीशंस रखी होती हैं कि ट्रैकर लगाया हुआ हो आपने, अपने ताला वाला सही हो आपका। सही है, आप कार को प्रोटेक्शन देते हो कि उसको पार्किंग में यानी कि लॉक लगाते हो वगैरह वगैरह, ट्रैकर वगैरह सब हो। उसके बाद भी अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसमें नुकसान अगर होता है। कॉन्ट्रैक्ट सो परफॉर्मेंस डिपेंडेंट अपॉन दी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। अभी हम सबकी एग्जांपल्स लेंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी और एग्जांपल्स हम लेंगे इन सब की। दे आर मल्टीपल टाइप्स होती हैं इसकी, तो सबकी मल्टीपल टाइप्स हम एग्जांपल्स लेंगे तो यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट मोर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी मैं नहीं समझा रहा हूँ अभी कि इंडेमनिटी शायद आपको ना समझ में आए अभी। वी विल स्टडी अबाउट इंडेमनिटी, ओके, इट्स आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, वी विल स्टडी अबाउट इट लेटर ऑन। बट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी, गारंटी बहुत ईजी कि कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी मतलब कि आप गारंटी क्या होता है कि आप अपने, अगर आप अपने फॉर एग्जांपल आप अपने अब्बू जान को, बाबा अपने फादर को बैंक में लेके जाते हैं कि आई वांट टू गेट अ लोन फॉर एन टू स्टडी टू MBA में MBA पढ़ने के लिए लोन चाहिए मुझे, स्टूडेंट लोन चाहिए, स्टडी लोन चाहिए, और मुझे, और पापा जो आपके होंगे, फादर जो होंगे फॉर एग्जांपल, वो ही विल बी योर गारंटर कि इफ़, अब उसमें देखें फिर इफ़ आ गया। अब कॉन्ट्रैक्ट गारंटी में क्या आ गया कि आप यानी कि पैसा पेमेंट करना, यानी कि बैंक को पैसा वापस मिलेगा, दैट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट इट डिपेंड्स अपॉन दैट इफ़ माई सन डज नॉट पे द बैंक, आई विल पे द बैंक। सही है, दैट्स द गारंटी, राइट। गारंटी में आप यही कह रहे हैं आपके अब्बू जान कि इफ़ माई सन डज नॉट पे द बैंक, आई विल पे द बैंक। ओके, सो इफ़ इस कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आता ही इफ़ है कि इसलिए इफ़ जो है ना अनसर्टेन इवेंट पे हो गया कि इफ़ दिस हैपन्स then we will do this, if this event does not happen then we will not do it. Okay, collateral जो मतलब किसी ने पूछा है, collateral का मतलब क्या है? collateral कि it's not the main event, परफॉर्मेंस जो हो रही है इट इज़ परफॉर्मेंस जो है जो कॉन्ट्रैक्ट है जो है उसका जो परफॉर्मेंस है, जो इवेंट होना है, इट इज़ लाइक वो साइड में है। सही है, इट्स नॉट द मेन इवेंट नहीं है, वो साइड में है कि अगर वो इवेंट होगा तो हमारी परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट होगा। सही है, कि अगर मेरा बेटा पैसा पे नहीं करेगा तो मैं पैसा पे करूँगा, लेकिन अगर पैसा जो पेमेंट है, प्राइमरी जो पेमेंट करने वाला है वो तो आपका यानी कि बेटा करेगा, नहीं ना, प्राइमरी डेटर जो है बेटा है, तो बेटा ही लड़का जो लोन में ले रहा है उसी को पे करना है। लेकिन अगर वो पे नहीं करेगा तो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो मेन इवेंट है,
जो मेन चीज़ है, जो मेन काम होना है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो पेमेंट करनी है, जो गारंटी दी जा रही है, इट इज़ नॉट द मेन थिंग। परफॉर्मेंस जो है वो तो वैसे ही होनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं हो सके तब जाके ये सेकेंडरी चीज़ होगी कि तब जाके अब्बा जान को देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है कि भाई पैसा अगर देना है उसको इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन अगर ये इवेंट जो अनसर्टेन इवेंट है, अगर ये नहीं होता है, अगर या हो जाता है, तब जाके उसको हम करेंगे, उस पर डिपेंडेंट है उसके ऊपर। Event must be collateral to the contract. Event must be uncertain. Event must be performance of the contract depends upon the occurrence or non-occurrence of some future event. और future event जाहिर बात है uncertain होगा, हमें future किसी को हमको पता ही नहीं कि होने क्या वाला है। और कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने गारंटी की एग्जांपल इसमें आपको दे ही दी है, इंश्योरेंस की एग्जांपल मैंने दी है, सही है। तो दीज आर ऑल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन द अकरेंस ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। सही है ना। कॉन्ट्रैक्ट सबसे आसान वाले, सबसे हम स्टार्ट लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है कि ये फ्यूचर में जो भी इवेंट हो तो अनसर्टेन ही होना है ना, इसलिए कि आपको हमको पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सही है। तो फ्यूचर में हम कह रहे हैं कि जो भी इवेंट होने वाला है फ्यूचर में, ये इवेंट जो अनसर्टेन है, अगर ये काम होगा, ये इवेंट होगा, ये वाक़या होगा, ये हरकत होगी, तब जाके हम परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा। सही है। वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा उसके मुताबिक। सो अगर वो इवेंट नहीं होता है तो जाहिर बात है कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस भी नहीं की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट जो वो वॉइड हो जाएगा। अगर इवेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर इवेंट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा और उसको करना पड़ेगा जो भी उसकी राइट्स और ऑब्लिगेशंस पैदा हुई हैं उसके अंदर। तो एक एग्जांपल्स हम लेते हैं। तो एग्जांपल्स हम लेंगे, हम एक ही एग्जांपल को जी वही वाली इफ़ की बात आ गई ना, कि आपका इफ़ जो है वो इवेंट अगर हुआ, इफ़ इवेंट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो गया, वैलिड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इफ़ द इवेंट डज नॉट हैपन, इवेंट नहीं हुआ, अगर इवेंट नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट भी एक्टिवेट नहीं होगा। सो नंबर 1 एग्जांपल हम, और ये जो पहले वाली एग्जांपल हम इसी को बार बार हम चेंज कर देखेंगे किस तरह ये डिफरेंट टाइप्स में किस तरह फिट होता है। आमिर कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे खालिद 50,000 रुपीज़ एज अ लोन, and when Khalid marries Farah, Amir's daughter, to help the newlyweds start their new life. Unfortunately, Farah dies without ever getting married to Khalid. सही है। तो कैन Khalid sue Amir to get 50,000 रुपीज़। सही है। तो Khalid और आमिर के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। Khalid को 50,000 रुपये मिलेंगे एज अ लोन अगर Khalid जो है वो आमिर की बेटी से शादी उसकी हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली जाहिर बात है किसी को मौत का टाइम का पता नहीं है। एग्रीमेंट के चलें 1-2 दिन बाद लेट्स से कि जो आमिर की बेटी तो उसकी डेथ हो जाती है, और जब डेथ हो गई तो ऑब्वियसली कि अब मैरिज नहीं हो सकती। तो अब परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या था? पेमेंट ऑफ द मनी फ्रॉम आमिर टू खालिद। सही है। आमिर को लोन जो मिलना था वो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उस पर कंडीशन क्या थी कि इफ़ मैरिज टेक्स प्लेस। नाउ इफ मैरिज कैन नॉट टेक प्लेस तो वो एग्रीमेंट क्या हो गया? वॉइड हो गया। एग्रीमेंट अब हो नहीं सकता। अब जब तक शादी नहीं होगी पैसा नहीं मिलेगा। अब शादी हो नहीं सकती है, इम्पॉसिबल टू हैपन है वो चीज़, इवेंट हो नहीं सकता है, तो अब लोन भी नहीं मिलेगा। जो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था, वो लोन की गिव ऑन टेक था, वो लोन का गिव एंड टेक जो है वो अब हो नहीं सकता। वो परफॉर्मेंस अब की नहीं जा सकती, इसलिए कि लोन वो जो कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइड हो गया, क्योंकि जो इफ़ वाला इवेंट था, शादी इवेंट, वो अब हो नहीं सकता। दूसरे हम एग्जांपल लेते हैं। ये तो आपको आप कौन ही समझ जाएंगे, ये तो हमारे आप शायद गुजर भी चुके हो इस चीज़ से, आपके पेरेंट्स गुजर चुके हों, हो सकता आप में से कोई गुजर चुका हो इस चीज़ से। अहमद एंड हिज वाइफ सबमिटेड द फॉर्म्स, अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड द फीस टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हज स्कीम 2018। सही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रॉमिस देम प्रॉपर फूड, अकोमोडेशन एंड ट्रैवल फैसिलिटीज़ इफ़ देयर नेम्स कम अप इन द हज लॉटरी। सही है। तो ये तो आपको पता ही होगा, हज लॉटरी हमारी जो चल रही होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जो अभी हज का अभी लोगों के नाम आए हैं, कोई आई थिंक महीना पर शायद पहले नाम आया है लोगों का जिन्होंने नाम डाला था। तो उसमें क्या होता है कि ये भी एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअली, इसलिए कि अब देखें हम उसमें किस तरह है। अगर हम 2 कंडीशन लेते हैं, हम कंडीशन हमारी फॉर्चुनेटली अहमद एंड हिज वाइफ्स नेम कम्स अप इन द लॉटरी,
सही है। अहमर ने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, जो पैसा जमा कराना था और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब जमा करा के उन्होंने नाम डाल दिया लॉटरी में जो होती है, और उसमें हज स्कीम की में, और फिर उनका नाम निकल आया। अगर नाम निकल आया सो अब क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है, उनको ट्रैवल फैसिलिटी नहीं देती है, उनको जब हज पे चले जाते हैं तो वहाँ पर मिना वगैरह में जो है आपको वहाँ पर हज वहाँ अकोमोडेशन नहीं देती है, वहाँ पर उनको वो यानी कि फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करनी चाहिए, देनी चाहिए हाजियों को, वो हाजियों को नहीं दे रही है। तो क्या अहमर जो है, अहमर और उसकी वाइफ, क्या गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को सू कर सकते हैं? इसलिए कि राइट, मोस्ट लाइकली वो सू कर सकते हैं, राइट। इसलिए कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट जब नाम आ गया, सही है, तो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि गवर्नमेंट, हमने पैसा दिया है, हाजियों ने पैसा दिया है, जो भी यानी कि अब जो फीस चल रही है, जो भी 5 लाख 6 लाख है, राइट, वॉट एवर, तो जो उन्होंने पैसा दिया है, और उसके बदले जो गवर्नमेंट है वो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, ट्रैवल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड करेगी, खाना पीना वगैरह वॉट एवर, सही है। लेकिन वो जो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, फैसिलिटी का प्रोवाइड करना, पैसा देना वगैरह वगैरह, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन दी नाम जब तक नहीं आएगा आपका। दैट्स द इफ़ इवेंट। इफ़ इवेंट क्या है? नाम आना लॉटरी में, सही है। लॉटरी में नाम आ गया, अब आप उस जब नाम आ गया तो अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, और नाउ व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड, अब अगर परफॉर्मेंस नहीं होती है, गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल फैसिलिटी नहीं पकड़ा देती है हाजियों को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब उसमें उनका तब उनको गवर्नमेंट पाकिस्तान को सूट किया जा सकता है कि आपने तो कहा था हाँ आपको ये, हम आप ये फैसिलिटीज़ देंगे और आपको हाजियों को फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो उन पर भी सूट किया जा सकता है कि उन्होंने गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। उसी तरह हम दूसरी साइड पर ले लेते हैं, अगर नाम नहीं आता है लॉटरी में, अहमर और उसकी वाइफ का अगर नाम नहीं आता है लॉटरी में, तो क्या वो फिर भी सू कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि अब वॉइड हो गया, इसलिए कि इफ़ इवेंट जो था कि नाम आना, जब नाम ही नहीं आया तो फिर हाजी नहीं बनेंगे, वो हज पे नहीं जाएंगे, राइट। यानी कि हज पे जब नहीं जाएंगे तो उनको फैसिलिटी भी नहीं दी जाएगी, ना ट्रैवल फैसिलिटी दी जाएगी, ना अकोमोडेशन फैसिलिटी दी जाएगी सऊदी अरब के अंदर। तो यानी कि वो फिर सू नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट को कि आपने कहा था आप हमें फैसिलिटी देंगे, आप हमें नहीं दे रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हैं, आपका नाम ही नहीं आया लॉटरी में, आपका नाम, आप हज पे जा ही नहीं रहे हैं। तो इफ़ इवेंट क्योंकि हुआ ही नहीं, नाम आना नहीं हुआ, जब नाम ही नहीं आया तो जो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया। उसके बाद एग्जांपल आती है कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, सही है। कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडेंट, कंटिंजेंट को हम अगर मुश्किल वर्ड लग रहा है आपको कंटिंजेंट समझना, तो डिपेंडेंट समझ लें, डिपेंडेंट आसान होगा। डिपेंडेंट अपॉन दी, सही है, डिपेंडेंट अपॉन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। जाहिर बात है एक जिंदा जो भी है लिविंग पर्सन, उसकी क्या, वो क्या फ्यूचर में काम करेगा किसी को नहीं पता है, nobody knows that, सही है, it's uncertain, nobody knows कि what a human being will do in the future, सही है। तो अगर वो बंदा, हम उसकी लिविंग पर्सन की उसकी कर लेते हैं कि भाई ये बंदा ऐसे काम करेगा, इसकी बेसिस पर हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो अगर वो बंदा ऐसा काम नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड इफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसा हम सिचुएशन चेंज कर देते हैं। आमिर कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे खालिद 50,000 रुपीज़ एज अ लोन व्हेन खालिद मैरीज फरहा टू हेल्प द न्यूलीवेड स्टार्ट देयर न्यू लाइफ, बट फरहा फॉल्स इन लव विद अहमद एंड मैरीज हिम, सही है। तो अब ऑब्वियसली यही बात है कि अब फरहा ने किसी और से शादी कर ली है, तो अब खालिद जो है अब उसको लोन का पैसा नहीं मिल सकता है, इसलिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो इफ़ इस इवेंट था वो नहीं हो सकता। इफ़ इवेंट शादी होना, अब शादी नहीं हो सकती खालिद के साथ, तो लोन भी नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गेटिंग द लोन इज़ वॉइड। फिर हमारे पास तीसरा टाइप आती है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की। कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडेंट अपॉन द अकरेंस ऑफ एन अनसर्टेन स्पेसिफाइड इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम, यानी कि वही वाली चीज़ है जो हमने पहले देखी। कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडेंट अपॉन द अकरेंस ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडेंट अपॉन द अकरेंस ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम। अब हमने टाइम लिमिट डाल दी, यानी कि अब सिर्फ हम दो चीज़ें, यानी कि उस इवेंट जो इफ़ इवेंट है उसको भी होना है, लेकिन एक टाइम लिमिट के अंदर होना है। उस टाइम लिमिट, वो इवेंट अगर होता है लेकिन टाइम लिमिट से बाद होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट, वो जो इफ़ इवेंट होना है उसको टाइम लिमिट के अंदर होना है, सही है, तो तब जाके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो आमिर कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे खालिद 50,000 रुपीज़ एज अ लोन व्हेन खालिद मैरीज फरहा विद इन 6 months,
टू हेल्प द न्यू लिवेट स्टार्ट द न्यू लाइफ। अब 6 मंथ्स की लिमिट लग गई। तो इसके अंदर हम देखते हैं व्हाट हैपेंस टू कॉन्ट्रैक्ट इफ़ द वेडिंग टेक्स प्लेस विद इन 3 मंथ्स। जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया उससे 3 महीने के अंदर शादी हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली बिकम्स वैलिड हो गया कॉन्ट्रैक्ट, सही है, क्योंकि उन्होंने कहा तक 6 महीने की लिमिट डाली थी, 3 महीने में शादी हो गई, तो अब खालिद को लोन का 50,000 रुपये का लोन मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया है, परफॉर्मेंस देनी करनी पड़ेगी। व्हाट हैपेंस टू कॉन्ट्रैक्ट इफ द वेडिंग टेक्स प्लेस इन द 7th मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 7वें महीने जाके शादी होती है, कॉन्ट्रैक्ट जब बना तो उससे 7वें महीने जाके शादी अगर होती है तो उन्होंने कहा तक 6 महीने के अंदर अंदर शादी होनी है तब जाके लोन मिलेगा। 7वें महीने में होती है, शादी तो हुई लेकिन टाइम लिमिट से बाहर हो गई, एक्सपायर हो गई है, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है तो अब लोन नहीं मिलेगा। शादी हुई लेकिन अब लोन नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सपायरेशन टाइम था 6 महीने के अंदर एक्सपायर हो जाना था, वो चीज़ एक्सपायर हो गई। और लास्ट वन ऑब्वियसली इफ़ द फरहा डाइज विद इन 1 मंथ देन ऑब्वियसली मैरिज कैन नॉट टेक प्लेस, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडेंट अपॉन द नॉन अकरेंस ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम। तो हमने वही फिक्स टाइम वाली चीज़, लेकिन अब हम उल्टी तरीके से देख रहे हैं। हम पहले देख रहे थे कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडेंट अपॉन द अकरेंस ऑफ द इवेंट, अब हम देखें कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंड अपॉन द नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम। तो अगर वो इवेंट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, सही है। अब 2 चीज़ें हैं, कॉन्ट्रैक्ट इसमें नॉन अकरेंस नहीं होना है टाइम लिमिट के अंदर अंदर, अगर वो इवेंट अगर इफ़ इवेंट जो है वो हो जाता है टाइम लिमिट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर वो इवेंट नहीं होता है लेकिन टाइम लिमिट के बाद होता है तो भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड इफ एट द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम फिक्स्ड सच इवेंट डज अकर, और इफ द टाइम फिक्स्ड इट बिकम्स अनसर्टेन सच इवेंट विल हैपन। यानी कि दोनों चीज़ें होनी है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा अगर टाइम एक्सपायर हो जाए, यानी कि इवेंट को नॉन अकरेंस है तो नॉन अकरेंस वो नहीं हो रहा है लेकिन वो टाइम एक्सपायर हो गया, टाइम लिमिट के बाद हो रहा है, तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। और टाइम लिमिट के अंदर होता है लेकिन वो इवेंट नहीं होना चाहिए तो नॉन अकरेंस था, अकरेंस हो जाती है उसकी, हो जाता है वो इवेंट, तब भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल हम इसकी लेते हैं, राना सेंड्स अ पैकेज विद FedEx फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। FedEx promises to pay Rana 500 rupees as package delivery insurance claim if the package of Rana does not arrive at its destination in Islamabad within 24 hours। सही है। कभी कभी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होती हैं, कुछ इस तरह के टाइम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होती हैं, तो उस पर हम आप ये जो आपके कोरियर्स होते हैं, लेपर्ड्स हो गया या FedEx हो गया, UPS हो गया, व्हाटएवर, तो इस पर आप टाइम लिमिट कभी आप ख़रीद सकते हैं, इंश्योरेंस ख़रीद सकते हैं कि भाई इसको इतनी टाइम में पहुंचा देना वरना मेरा नुकसान हो जाएगा। हो सकता है कि आप कोई आप जैसे हम पढ़ चुके हैं ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, आपने कोई लेटर भेज रहे हैं एक्सेप्ट करके, आपको कोई ऑफ़र आई थी, आपने उसको एक्सेप्ट कर ली, लेकिन एक्सेप्टेंस का टाइम है भाई कल तक लेटर वापस भेजना है ऑफरर को, तो आपने वो दे दिया कि भाई 24 घंटे में लेटर पहुंचना है वरना तो जो ऑफ़र मुझे मिली है वो एक्सपायर हो जाएगी। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में ये सब चीज़ें होती हैं कि भाई इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर हमें ये एग्रीमेंट बना लेना है, तो इसमें जब ख़त किताबत जो हो रही है उसके अंदर भी चीज़ें हो सकती हैं। तो FedEx से भी आपका कहता है, गारंटी दे रहे होते हैं कितनी चीज़ों पे, FedEx वगैरह जो इंटरनेशनल आपके जो कोरियर्स हैं, कि हम आपका जो कागजात हैं सेफली और सिक्योरली हम पहुंचा सकते हैं 24 घंटे में, ओवरनाइट डिलीवरी में। पाकिस्तान पोस्ट वगैरह में अब सर्विस आ गई है ये सब चीज़ें, कि उससे आप पैसा भी ज़्यादा देते हैं, सही है, उसका आप इंश्योरेंस भी ले सकते हैं कि भाई ये पहुँच जाए, और उसका वो कभी कभी सिग्नेचर भी हम लेंगे उससे जिसका पहुँचाएँगे वगैरह वगैरह। तो इसमें उन्होंने एग्जांपल में लिखा हुआ है कि FedEx जो है वो हम एक राना जो है वो FedEx से ज़रिए कराची इस्लामाबाद एक पैकेज भेज रहा है। FedEx कह रहा है कि भाई हम फॉर एग्जांपल हम 24 घंटे में ये चीज़ पहुंचा देंगे, और अगर हमने नहीं पहुंचाई 24 घंटे में ये चीज़ आपकी जहां पर इस्लामाबाद में पहुंचानी है, तो हम आपको 500 रुपये की आप 500 रुपये के हम आपको पैसा देंगे, आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं हमसे, इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर सकते हैं, हम आपको 500 रुपये देंगे अगर आपकी चीज़ हम 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी चीज़ आपकी उसकी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती। तो व्हाट हैपेंस टू कॉन्ट्रैक्ट इफ द FedEx डिलीवर्स द पैकेज आफ्टर 36 आवर्स। अगर FedEx जो है किसी वजह से 36 घंटे ले लेता है उस चीज़ को, राना की चीज़ को इस्लामाबाद पहुंचाने में, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो गया। इसलिए कि नॉन अकरेंस क्या थी कि हाँ उसको 24 घंटे के अंदर ये चीज़ अगर नहीं पहुंची,
सही है, 24 घंटे के अंदर ये चीज़ अगर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची तो इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है। सो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था पेमेंट ऑफ द इंश्योरेंस मनी, सही है, लेकिन वो इंश्योरेंस मनी उस वक्त पे किया जाएगा अगर ये चीज़ अपनी मंजिल पर तक 24 घंटे में नहीं पहुंची, नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट। यहाँ पर क्यों क्या हुआ कि 36 घंटा लग गया, यानी कि वो 36 घंटे में वो चीज़ पहुंची, यानी कि 24 घंटे में वो चीज़ अपनी जगह पे नहीं पहुंची। जब 24 घंटे में वो चीज़ नहीं पहुंची तो इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब वैलिड हो गया, अब पैसा यानी कि क्लेम फाइल किया जा सकता है और राना को फेडेक्स पैसा पे करेगा कि हमने आपकी चीज़ देर में पहुंचाई। What happens to contract if FedEx delivers a package in 18 hours? अब अगर 18 घंटे में चीज़ पहुंच जाती है अपनी मंजिल तक, तो उसमें क्या हो रहा है कि जाहिर बात है कि अब क्योंकि 18 घंटे में पहुंच गई, सही है, उसमें कहता है कि अगर ना पहुंच 24 घंटे में तब इंश्योरेंस क्लेम की जाएगी, लेकिन उन्होंने पहुंचा दिया 18 घंटे में, तो जाहिर बात है कि इंश्योरेंस क्लेम नहीं की जा सकती, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, सही है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया इसलिए कि 18 घंटे में चीज़ अपनी मंजिल तक पहुंच गई, यानी कि 24 घंटे में नहीं पहुंचना, तो 24 घंटे में नहीं पहुंचती तो इंश्योरेंस क्लेम फाइल होता, क्योंकि 24 घंटे के अंदर पहुंच गई चीज़ तो इंश्योरेंस क्लेम अब नहीं फाइल किया जाएगा, इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। सो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम पढ़ते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था, ये वर्ड हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ लेक्चर 2 में, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, और उसमें हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स फॉर्मेशन होती हैं, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, बायलैटरल, यूनिलैटरल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, और उसमें हमने पढ़ा था क्वाजी, मैंने उसमें आपको खाली उसकी बेसिक डेफिनेशन बताई थी और उसको मैंने आपकी एग्जांपल एक बताई थी फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में से एग्जांपल ली थी। आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसके डिफरेंट एग्जांपल्स हम लेंगे, उसके 3-4 एग्जांपल्स और लेंगे, डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी, और उसमें उसकी एग्जांपल्स भी हम लेंगे। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था कि इसमें होता क्या है, ये दूसरे जो आम कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उससे ज़रा सा उल्टा चलता है। आम जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें क्या होता है कि पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है, पहले कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होती है, सही है। अगर एग्जीक्यूशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली ब्रीच हो गया और फिर आप उसके मुताबिक आप सू कर सकते हैं, जो हमारा लेक्चर 6 में आप देखेंगे कि डिस्चार्ज क्या होता है, फिर रेमेडी क्या होती है, वगैरह वगैरह, जो हम शायद आज स्टार्ट कर दें लेक्चर 6 या इंशाल्लाह में भी अगले मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको करके भेज दूँ, मे बी, सही है, अभी देखते हैं क्या होता है, हमारे पास अभी भी तकरीबन 1 घंटा है। एनीवे, सो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ये उल्टा चलता है। इसमें क्या होता है कि पहले एग्जीक्यूशन, पहले परफॉर्मेंस हो जाती है और जो पार्टीज़ हैं उनके दरमियान पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ था, तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि अब परफॉर्मेंस हो चुकी है, जो है वो एक पार्टी की तरफ से हो गई परफॉर्मेंस, अब क्या होगा जब क्योंकि एक पार्टी ने परफॉर्मेंस कर दी है, काम कर दिया है कुछ, तो अब क्या होगा पार्टीज़ में दरमियान जो है वो डिसबैलेंस हो गया, इक्वालिटी नहीं रही है उनके दरमियान, एक ने काम कर दिया है तो अब उसको कोई मुआवजा नहीं मिला है, कुछ कंसिडरेशन नहीं मिली है, उसको कुछ चीज़ रिटर्न में नहीं मिली है, मगर उसने काम दूसरे के लिए कर दिया, तो एक पार्टी को तो फ़ायदा हो गया, उसके लिए काम हो गया, लेकिन दूसरी पार्टी जिसने काम करा है उसको कोई उसका नुकसान हो गया है, सही है। तो कोर्ट सिस्टम जो है, जो लीगल सिस्टम जो है हमारा, फिर उसको वो उन दोनों पार्टीज़ को बराबर में लाने के लिए, एक्विटी पैदा करने के लिए एक वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, ताकि उसकी बेसिस, उसकी बुनियाद पर जिस पार्टी का फ़ायदा हो रहा है उसको दूसरी पार्टी जिसका नुकसान हो रहा है उसको कुछ देना पड़ेगा, उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा या एक्शन करना पड़ेगा। तो इट इम्पोजेस एन ऑब्लिगेशन बाय लॉ इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, क्योंकि पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं था उन पार्टीज़ के दरमियान, तो एक ऑब्लिगेशन पैदा की जाएगी, कोर्ट एक ऑब्लिगेशन पैदा करेगा उस पार्टी के लिए जिसका फ़ायदा हुआ है, ताकि वो कुछ करे उसके लिए जिसका नुकसान हो रहा है। ओके, इट इज़ नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज़ अ लीगल सब्सटीट्यूट टू इम्पोज एक्विटी पैदा करने के लिए, दो पार्टीज़ के दरमियान को बराबर में लाने के लिए आप ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और ये कोर्ट बनाएगा, ताकि दोनों पार्टीज़ जो है उनका कुछ दोनों को फ़ायदा हो। एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, टाइप्स इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। एक टाइप हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नंबर 1 सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज हमने पढ़ा था कॉम्पिटेंसी के अंदर, जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी थी, कॉम्पिटेंसी के अंदर हमने इसको पढ़ा था। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज माइनर के अंदर पढ़ा था और अनसाउंड माइंड के लिए हमने पढ़ा था कि इफ़
जो बंदा है, अब क्या होता है, हम माइनर एग्जांपल लेते हैं, सही है। अब एक बंदा है, माइनर है, बच्चा है, सही है। हम अब बच्चा जो है यतीम है, फॉर एग्जांपल हमारे यतीम बच्चे को, हाँ, हम उसको कुछ चीज़ उसको हम उसकी हमने कह दिया कि हम उसको नेसेसरीज ऑफ लाइफ देंगे, नेसेसरीज ऑफ लाइफ, ज़रूरियात ज़िंदगी देंगे, खाना, कपड़ा, मकान, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल एक्सपेंसेस में उसके हम लेंगे, एजुकेशन फैसिलिटी देंगे, वगैरह वगैरह, सही है। जो ज़रूरियात ज़िंदगी गुजारने के लिए बच्चे को जब बड़ा हो, तो जब वो एडल्ट हो जाए, वो अबव 18 हो जाए, तो वो एक अपनी ज़िंदगी अपने पाँव पर खुद खड़ा हो, तो ज़ाहिर बात है कि बच्चा जो है वो यतीम है, तो हम उसको ज़रूरियात ज़िंदगी देने हैं। एनीवे, तो हम ये जब दें, तो अब जब देने का मैंने, अब मसला क्या है कि अब आप माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट कर नहीं सकते ना कि भाई मैं तुमको ये चीज़ें दूंगा और इसके बदले में जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना, उसमें से तुम मुझे पैसा दे देना, मुझे रीइंबर्स कर देना, ठीक है। तो अब मसला ये है कि लॉ तो कहता है कि अगर कोई बंदा किसी माइनर को, किसी बच्चे को, या किसी अनसाउंड माइंड पर्सन को, कोई एडल्ट है लेकिन उसका यानी कि दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है, अगर उसको भी वो कोई चीज़ फ़राहम की जाती है, ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें फ़राहम की जाती हैं, तो वो उसकी जो बंदा जो फ़राहम कर रहा है, जो चीज़ें दे रहा है, वो अगर चाहे तो उसको पैसा ले सकता है, उन चीज़ों का रीइंबर्समेंट ले सकता है। लेकिन वो रीइंबर्समेंट जो मिलेगी वो उन लोगों की प्रॉपर्टी से मिलेगी, जो माइनर है या जो दिमागी दुरुस्त हालत दुरुस्त नहीं है, उसके उन लोगों की प्रॉपर्टी से वो चीज़ वो पैसा ले सकता है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कि प्रॉपर्टी से पैसा मिल सकता है, रीइंबर्समेंट मिल सकती है, एक तरफ तो लॉ ये बात कह रहा है, दूसरी तरफ लॉ ये कह रहा है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकते। जो कॉन्ट्रैक्ट आप माइनर के बच्चे के साथ बनाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट आप किसी अनसाउंड माइंड, किसी जो जिस बंदा के दिमाग जो पागल है, जिसकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है, अगर उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, वो तो वॉइड हो जाएगा। इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट, इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट फ्रॉम द स्टार्ट, वॉइड अब इनिशियो होगा वो, इसलिए कॉम्पिटेंसी नहीं है उस बंदे की। तो ओके, तो आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकते, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे तो आप बच्चे को जो चीज़ दे रहे हैं उसकी रिइंबर्समेंट भी नहीं मिलेगी आपको। मगर लॉ क्या है, रिइंबर्समेंट आप ले सकते हैं, प्रॉपर्टी अगर उसकी मौजूद है। तो वहाँ पर अब क्या है कि अब जो बंदा सामान फराहम कर रहा है, एजुकेशन फैसिलिटी, खाना, कपड़ा, मकान दे रहा है बच्चे को, यतीम को, वगैरह को, तो अब वो अगर रिइंबर्समेंट लेना चाहता है, पैसे लेना चाहता है, तो लॉ कह रहा है कि आप ले सकते हैं। तो वो यहाँ क्या होगा कि अब जो पैसा जो फ्राहम कर रहा है, अब उसको एक तरह से समझ लें तो नुकसान हो रहा है, बच्चे को तो फ़ायदा हो रहा है, उसको चीज़ें मिल रही हैं। अनसाउंड माइंड है, जो जिस बंदे की दिमाग हालत दुरुस्त नहीं है, जो पागल है, उसको चीज़ें दी जा रही हैं, खाना, कपड़ा, मकान, मेडिकल फैसिलिटी, सही है। तो उसको जो चीज़ें मिल रही हैं तो उसको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो दे रहा है उसका एक तरह से नुकसान हो रहा है। अगर हम अभी रिलीजन हटा दें, अजर और सवाब हटा दें, सही है, तो एक तरह से उसका तो नुकसान हो रहा है जो चीज़ें फराहम कर रहा है, ठीक है। तो ये तो सेकुलर लॉ है ना, तो इसमें तो हम नहीं उसमें तो अजर और सवाब की बात नहीं आएगी अभी। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि अब इसके अंदर जब आपने अब जिसने दिया उसका नुकसान हो रहा है, उसका पैसा खर्च हुआ है, और जिसको मिल रहा है उसको तो फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, सही है। और मगर लॉ कह रहा है कि आप रिइंबर्समेंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब एक पार्टी का नुकसान, एक पार्टी का फ़ायदा हो रहा है, तो जिसका नुकसान हो रहा है, जिसको रिइंबर्समेंट चाहिए उन चीज़ों की जिसने वो चीज़ें फराहम करी हैं, तो वो कोर्ट जो है वहाँ पर एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे, इस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे जो माइनर है या जो आपका अनसाउंड माइंड पर्सन है, उसकी जो अगर कोई प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को बेच के जितनी चीज़ें फराहम की गई थी उनका पैसा अदा किया जा सकता है, उसकी रीइंबर्समेंट दी जा सकती है। और ये जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होगा, सही है ना। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट आप, मैंने से समझाया, कॉन्ट्रैक्ट आप बना नहीं सकते थे, इसलिए कि वॉइड एग्रीमेंट बनेगा माइनर के साथ, अनसाउंड माइंड के साथ। तो यहाँ ये चीज़ इस तरीके से फिर आप रिइंबर्समेंट ली जा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। कुछ कंडीशन, ये सब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ कंडीशंस होती हैं ना, तो हर जगह ये कॉन्ट्रैक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। तो इससे कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन से पूरा उतरना ज़रूरी है कि एक तो पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है, जैसे मैंने बोला कि माइनर जो जॉब करके पैसा नहीं पे करेगा, पागल आदमी जो है वो जॉब करके पैसा नहीं करेगा, उनकी अगर प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को बेच के पैसा लिया जा सकता है। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो पैसा कभी नहीं मिल सकता, सॉरी, ओके। जो थिंग्स आप सप्लाई कर रहे हैं
जो थिंग्स आप जो जो बंदा, अगर मैं आप किसी माइनर को यानी किसी यतीम बच्चों को चीज़ें देता हूँ, तो मैं अगर जो चीज़ें दे रहा हूँ तो वो वाकई ही ज़रूरियात ज़िंदगी हों। ये बात क्यों की गई है? वो ये इसलिए की गई है कि क्यों यहाँ पर कि अब आप ये ना कहें कि यार पैसा तो मुझे वैसे ही मिल जाना है, ज़रूरियात ज़िंदगी सही है, मुझे पैसा वैसे ही मिल जाएगा। तो अब उसमें देखा जाता है उसकी ज़िंदगी गुजारने के हालात क्या थे। सही है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा लेते, अब अगर अमीर बच्चा है तो उसको उसी तरह की उसी लाइफ स्टाइल की चीज़ें देनी चाहिए पड़ेंगी आपको। सही है, उसके लिए तो ज़रूरियात ज़िंदगी वही है। जो गरीब है उसको उसी तरह की है। लेकिन अगर गरीब बच्चा है और अगर आप उसको एक लेटेस्ट फैशन की आप लाख 50,000 पता नहीं एक या इम्पोर्टेड लेदर जैकेट ला कर दे दें और 1.5-2 लाख का आप जाके उसको एप्पल फ़ोन और ये सब पकड़ा दें उसको, सो डैट विल बी, वो ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं कहलाएगी। दैट इज़ नॉट ज़रूरियात ज़िंदगी। ओके, यानी कि मुझे तो भाई मैं कहूँगा मुझे तो पैसा मिल ही रहा है, आई एम ऑलरेडी गेटिंग मनी। चलिए, अस्सलाम वालेकुम सभी, आई हैव अ क्वेश्चन। यस सभी पूछें। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है ये, जो आप कह रहे हैं कि जो बंदा किसी इंसेन पर्सन या जो भी उसके साथ मसला है, उसकी अगर अपनी जो जो उसने उस पे नेसेसरी अमाउंट खर्च किया है वो रिम्बर्स मतलब लॉ के हिसाब से वो मांग सकता है। तो सर अगर फर्ज करें कि अगर कोई ऐसा है कि सर अगर वो टेम्पररी अगर वो मेंटली स्टेबल नहीं हो, ठीक है, तो अब इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हम कि वो कब तक हो, मतलब सही भी होगा या नहीं होगा या क्या है, और वो उसकी नेसेसरी एक बंदा पूरी कर रहा हो नेसेसिटीज, और फिर वो कोर्ट में जाके बोले कि मुझे ये मतलब मुझे ये वैलिड अमाउंट जो मतलब है मेरी, ये मुझे मिल जाए, उसकी प्रॉपर्टी या उसकी जो भी वो है यूटिलाइज करके मुझे मिल जाए। और सर वो जो इंसेन पर्सन है वो किसी तरह मतलब ठीक हो जाए, या मतलब कह लें कि अपने होशो हवास में आ जाए वापस। सही है। तो सर उस सिचुएशन में वो जो लॉ के जो कोर्ट और उस बंदे के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो उसकी प्रॉपर्टी या जो भी है उसको यूटिलाइज करके जो उसको मनी जाएगा, सर तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा? कॉन्ट्रैक्ट देखें, वो हमने उसमें वो कॉम्पिटेंसी में पढ़ चुके हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट अगर टेम्प्रोरी, यानी कि जब उसने वो चीज़ें फराहम करनी शुरू करी उस वक्त तो उसको अंदाज़ा नहीं था। अगर उस वक्त वो बीमार ऑलरेडी हो चुका था, वो बंदा ऑलरेडी उसकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं थी और उसका सही है, और उस वक्त तो उनको उस बंदे को जो चीज़ें फराहम करा था उसको पता नहीं था कि भाई बंदा कभी सही हो सकता है नहीं हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहे हो जाएगा, उसमें ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा और उसमें उसको वो चीज़ मिलेगी, ताकि इवन दो के बाद में वो बंदा सही हो गया तब भी ये चीज़ फराहम जो करी है जिसको रीइंबर्समेंट मिल सकती है। हाँ, अगर वो बंदे को जब वो आप कर रहे थे, वो यानी कि जब चीज़ फराहम करना शुरू करा उस वक्त वो बंदा सही था और बाद में उसकी दिमाग हालत ख़राब हुई, तो उस हालत में जब आपने फराहम करना शुरू करा क्योंकि वो बंदा उस वक्त सही था, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे, तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा उस वक्त फिर। ठीक है सर, ठीक है। वो डिपेंड कॉम्पिटेंसी जो होती है ना, कॉम्पिटेंसी में हमने माइनर में ये बात की जा चुकी है, माइनर की भी ऑन साउंड माइंड की, कि जब कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के वक्त देखा जाता है कि उनकी हालत क्या है। अगर माइनर और एक बच्चा है 15 साल का, अगर आप उसको एग्रीमेंट करते हैं कि हम इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे, परफॉर्मेंस होगी 5 साल बाद, यानी कि जब वो बच्चा 20 साल का होगा तो हम परफॉर्मेंस करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वॉइड हो जाएगा, इवन दो कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और उसकी एग्जीक्यूशन होगी जब वो बच्चा 20 साल का, यानी कि एडल्ट हो चुका है वो, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तो बच्चा था 15 साल का था, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वो एग्रीमेंट रहेगा, सिर्फ वॉइड एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकेगा वो। सही है ना, यानी कि फॉर्मेशन के टाइम पे वो क्या हालात थे वो देखा जाता है। ठीक है सर। सही है। तो अच्छा, उसके अलावा क्या है, नेसेसरी सप्लाईज मस्ट बी टू सच इनकॉम्पिटेंट पर्सन्स और टू समवन हुम ही इज़ लीगली बाउंड टू सपोर्ट। ज़ाहिर बात है, जब हम बात करें इनकॉम्पिटेंस, उसमें अक्सर आपका जैसे आगे जैसे ये अनसाउंड माइंड के साथ मसला आ गया कि अनसाउंड माइंड के साथ ये हो सकता है कि अगर शौहर या जो घर का जो हेड होता है, हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में पता है कि ज़्यादातर ये हमारे मर्द हजरात होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो अनसाउंड माइंड हो गया या इनकॉम्पिटेंट हो गया, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो इनकॉम्पिटेंसी में हमारा ये भी आ सकता है डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। सो डिसक्वालीफाइड वाला, अब कोई बंदा जो है वो जेल में चला गया, कॉन्विक्ट, सही है, तो अब उसकी जो फैमिली है
यंग फैमिली हो सकती है या वॉटेवर, तो अब उसको कौन देखभाल करे? तो उसका कोई दोस्त हो सकता है कि भाई मैं चीज़ें फराहम करूँगा, तो मैं दे दूँगा तुम्हारी फैमिली को, ताकि वो उनके वो उनके घर से ना निकाल दिया जाए, उनको वो दर बदर ना फिरते रहें, तो मैं तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूँगा। अब जाहिर बात है कि वो जो बंदा, जो दोस्त है, जो चीज़ें फराहम कर रहा है अपने दोस्त की फैमिली को, वो अपने दोस्त से तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता कि मैं तुम्हारी फैमिली को जो चीज़ें दूंगा ज़रूरत ज़िंदगी की, उसका तुम मुझे पैसे दे देना। सही है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, इसलिए कि यू कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉन्विक्ट। ओके, दैट विल बी इट विल बी वॉइड एग्रीमेंट होगा वो। तो अगर आप जो दोस्त है, अगर वो अगर वो जो चीज़ें फराहम कर रहा है अपने दोस्त की फैमिली को, तो वो जो उसमें जाहिर सी बात है कि वो जो चीज़ें फराहम कर रहा है उसको रिइंबर्समेंट चाहिए, तो वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से वहाँ बनाया जाएगा। अगर उसके अपने दोस्त की कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो उसके ज़रिए पेमेंट की जा सकती है, और रीज़नेबल प्राइस दी जाएगी। ये नहीं है कि नेसेसरीज़ का कोई अनरीजनेबल प्राइस। इनकॉम्पिटेंट पर्सनस प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी से पे किया जाएगा, वो प्रॉपर्टी से सिर्फ एक रीज़नेबल प्राइस पे की जाएगी। रीज़नेबल प्राइस क्या होगी? ये रीजनेबल वर्ड मैंने पहले बताया था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में भी ये बात आई थी। रीजनेबल मोड, रीजनेबल टाइम, रीजनेबल वर्ड बार बार आएगा लॉ के अंदर, हम पढ़ते रहेंगे, पार्टनरशिप में भी आएगा, एजेंसी में भी आ सकता है। ये रीजनेबल का हम कहते हैं डिपेंड्स ऑन दी सर्कमस्टेंसेस। अब वो सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, क्या चीज़ दी गई है, उसके हिसाब से देखा जाएगा कि कितनी पेमेंट करनी चाहिए। ओके, तो व्हाट इज़ रीजनेबल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। तो एक तो टाइप हो गई सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। दूसरी टाइप आपकी हमारी आती है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। अब नाम से जो लग रहा है ना, वो कुछ और ही लग रहा है। पेमेंट बाय इंटरेस्ट, नहीं कि मैं अगर मैं इंटरेस्ट है मुझे पैसा देने को, तो मैं पैसा पे करूँ, तो कौन सी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? राइट, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, नाम कुछ, हेडिंग कुछ और ही लग रही है। राइट, लेकिन इसका मतलब आपको उस वक्त समझ में आएगा जब हम पहले एग्जाम्पल गो थ्रू कर लेते हैं। पहले एग्जाम्पल गो थ्रू करेंगे, फिर हमसे कंडीशन देखेंगे। हर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है, जो टाइप्स हैं, सब में कुछ कंडीशंस हैं, इसलिए कि फिर तो हर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से बनना शुरू हो जाएगा चलते फिरते। तो कंडीशंस को होना ज़रूरी है, कंडीशन नहीं, वो मुकम्मल नहीं होगी तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो सप्लाई ऑफ नेसेसरीज की भी कंडीशंस हमने देखी। अब पेमेंट पे दूसरा टाइप जो है उसमें कंडीशंस हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, फिर एग्जाम्पल पे देखेंगे कंडीशंस किस तरह लागू होती हैं, और फिर आपको समझ में आएगा मतलब यहाँ पर है क्या पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। Example, Akram owns a house in Gulshan Iqbal and has rented it out to Tariq. Akram is the landlord, Tariq is the renter. Akram has not paid any property taxes on his house for a year. Akram जो property tax नहीं पे कर रहा है अपने घर पे, सही है, जो landlord है। Government of Sindh wants to appropriate the house to auction it and recover the taxes. सही, गवर्नमेंट जो है वो फिर क्या करेगी कि ज़बरदस्ती घर को ले लेगी और कब्जे में कर लेगी गवर्नमेंट, कि आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया, और उसको फिर नीलाम करेगी। नीलाम करके फिर उससे जो पैसा आएगा उससे वो टैक्स का पैसा निकालेंगे। तारिक अब तारिक क्या है? तारिक इज द रेंटर। अब मसला, तारिक एंड ट्राइंग टू नॉट गेट एविक्टेड फ्रॉम द हाउस पेज द प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ अकरम। अब तारिक इज द रेंटर। अब अगर गवर्नमेंट जो है अगर उस घर को कब्जे में करके और उसको नीलाम करती है, तो बेचारा तो रेंटर है, उसकी तो गलती नहीं थी, उसको वो प्रॉपर्टी टैक्स उसको तो पे करना नहीं था, लेकिन वो अगर इस पूरे प्रोसेस में उसका नुकसान हो जाएगा, इसलिए कि अब उसके वो दरबदर हो जाएगा, वो घर उसका छूट जाएगा। सही है, चाहे आप किराए पे भी घर पे रह रहे हो, तो घर होता है। राइट, तो अब वो घर से निकलना पड़ेगा, घर से उसे निकाल दिया जाएगा। तो उसने उस घर से ना निकलने से अपने घर बचाने के लिए क्या करा कि उसने अकरम की जो प्रॉपर्टी टैक्स को लैंडलॉर्ड को पे करना चाहिए था, प्रॉपर्टी टैक्स, उसने रेंटर जो है, किराएदार है, उसने प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दिया। अब आप देखें, जो किराएदार और जो मालिक मकान होता है, लैंडलॉर्ड और रेंटर जो हैं, उनके दरमियान जो लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट बनता है, रेंट कॉन्ट्रैक्ट जो बन रहा होता है, उसके अंदर कहीं पर ये कोई क्लॉज नहीं लिखा होता, सही है, कि अगर मैंने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे करा, अगर लैंडलॉर्ड कहे कि अगर मैंने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे करा तो तुम मेरी जगह प्रॉपर्टी टैक्स पे कर देना। राइट, देयर इज नो सच क्लॉज एवर, देयर इज नेवर एनी सच क्लॉज इन एनी रेंट एग्रीमेंट। सही है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो रेंट एग्रीमेंट है उसमें कोई क्लॉज लिखा ही नहीं है कि अगर मैं प्रॉपर्टी टैक्स ना पे करूं तो तुम पे कर देना। तो अब क्या हुआ कि अगर ऐसा नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ हुआ उनके दरमियान, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ है कि मैं अगर पैसा ना पे करूं तुम पे कर देना, नो सच कॉन्ट्रैक्ट। तो अब अगर तारिक ने पे कर दिया, अकरम के जगह पे तारिक ने उसका प्रॉपर्टी टैक्स पे करा, तो अकरम को तो फ़ायदा हो गया, अकरम का घर बच गया,
अकरम ने एक पैसा भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे करा और प्रॉपर्टी टैक्स पे भी हो गया, तो अकरम को तो फ़ायदे हो गए, और तारिक जो है उसका नुकसान हो गया। उसका घर तो बच गया फिर भी, लेकिन अब उसको किराया भी पे करना पड़ रहा है, और उसको वो भी पे यानी कि उसने प्रॉपर्टी टैक्स भी पे करा, तो तारिक का नुकसान हो गया, अकरम का फ़ायदा हो गया। तो अब दोनों में इनइक्वालिटी पैदा हो गई। तो यहाँ पे अब क्योंकि पहले से तो कोई एग्रीमेंट उनके दरमियान बना हुआ ही नहीं है जिसमें ये क्लॉज लिखा हुआ हो कि अगर मैं प्रॉपर्टी टैक्स ना पे करूँ तुम पे कर देना, तो उसके बिहाफ पे अगर अब तारिक जाके अकरम से कहे कि भाई मैंने तुम्हारी जगह तुम्हारा घर बचाया है, मैं तुम्हारी जगह मैंने प्रॉपर्टी टैक्स पे करा है, मुझे रीइंबर्समेंट दो, मुझे पैसा दो, तो अकरम कहेगा मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें पे करने के लिए, हमारे दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है, मैं तुम्हें क्यों पैसा पे करूँ, किस बेसिस पे तुम्हें पैसा पे करूँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो लीगल रिलेशनशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो पैसा अकरम पिछड़ गया, मैं तो पैसा नहीं पे करने वाला। तो इसमें जाहिर बात है कि अब तारिक का नुकसान और अकरम का फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें अब तारिक अगर चाहे तो अकरम को सू कर सकता है। आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सू कैसे कराएगा, लेकिन यहाँ पे सू के कोर्ट में ले जाया जा सकता है, और कोर्ट जो है वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी ताकि तारिक को उसकी रिइंबर्समेंट मिले, तारिक को प्रॉपर्टी टैक्स जो पे करा है उसकी पैसा वापस मिल जाए। तो अब उसके लिए कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस हैं पेमेंट शुड बी मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट। ये हेडिंग में जो है ना, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्ट जो वर्ड इंटरेस्टेड आ रहा है वो इंटरेस्ट आ रहा है कि उसका इंटरेस्ट क्या था, यानी कि पेमेंट एक तो कंडीशन मुकम्मल, तीनों मुकम्मल होना है। पेमेंट शुड बी मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट। तारिक का इंटरेस्ट क्या था कि मुझे अपना घर बचाना है, तो उसने उस चीज़ को बचाने के लिए वो पेमेंट की है। ओके, सो पेमेंट शुड बी मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट। तारिक का इंटरेस्ट था घर बचाना है मेरा अपना, तो उसने उस तारिक अपना यानी कि जहाँ रिहाइश है उसकी रिहाइश की जगह को बचाना है, तो उसने उस जगह को बचाने के लिए पैसा पे करा है। पेमेंट मस्ट बी इनवॉलंटरीली मेड। इनवॉलंटरीली अपनी मर्जी से, खुशी से नहीं दिया है उसने, एक तरह ज़बरदस्ती देना पड़ गया कि अगर नहीं पे करेगा तो वो घर का कब्जा कर लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से और नीलाम कर दिया जाएगा, तो बेचारे का घर रिहाइश की जगह चली जाएगी। तो उसने ज़बरदस्ती एक तरह से वो पेमेंट करी है, खुशी से नहीं पेमेंट करी है टैक्स की। सो पेमेंट इज इनवॉलंटरीली मेड। एंड थर्ड, पेमेंट मस्ट बी सच दैट द अदर पार्टी वाज बाउंड बाय लॉ टू पे। यानी कि पेमेंट तारिक ने करी है उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, अकरम वाज बाउंड बाय लॉ टू पे दैट। अकरम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बाय लॉ टू पे दैट प्रॉपर्टी टैक्स। Since Akram didn't pay it, Tariq paid it. So Tariq was not bound by law to pay that. Other party was bound by law to pay. तो तीनों कंडीशन इस एग्जाम्पल में लागू होती हैं। तो जो वर्ड है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्ट मतलब है यहाँ पर कि इंटरेस्ट मैंने कि मेरा जो ज़ाती मफाद हो कह लें, सही है कुछ भी, तो उसको मफाद को लेने के लिए मैंने पेमेंट करी। मेरा उस अकरम का तारिक का जो मफाद फ़ायदा क्या हो रहा था कि उसको वो रिहाइश बचानी थी, तो इसलिए उसने उस चीज़ को पेमेंट करनी पड़ गई। मेरी उर्दू बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो हो सकता है मैं गलत टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैन तारिक सू अकरम फॉर द मनी? तारिक क्या सू कर सकता है अकरम को? यस, सही है, क्योंकि इवन दो कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट उनके दरमियान नहीं है, लेकिन वो सू कर सकता है क्योंकि वहाँ पर एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा जिसकी बेसिस पे अकरम को फिर तारिक को रीइंबर्समेंट देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा। ओके, दैट्स टू टाइप्स। तीसरी हमारी है पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट और गुड्स। इसकी भी आपके पास कंडीशन है। इसकी बेसिकली नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट यानी कि एक बंदा जो है उसके लिए उसको फ्री में कोई चीज़ मिलती है, अगर कोई चीज़ मिल जाती है या कोई एक्शन उसके लिए कोई कर देता है फ्री में, तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो उसकी कंडीशंस हम अगर कुछ ऐसी कि एक तो जो चीज़ मिली है फ्री में उस बंदे को, जिसका उसको बेनिफिट मिल रहा है, उसको जो सामान मिला है या कोई एक्शन है, अगर मुझे कोई मुझे मेरे लिए कुछ कर देता है फ्री में या सामान मिलता है, तो इट मस्ट बी लीगल। सही है, एक तो लीगैलिटी का मसला आपका हमेशा रहेगा, तो इट मस्ट बी एक्शन मस्ट बी लीगल, या जो चीज़ मिल रही है वो लीगल हो। और जब मुझे वो मिले है तो मेरे पास फुल चॉइस थी कि मैं उसको क्या मना कर सकता था, और मैंने अगर मना नहीं करा तो वो कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो या मुझे मना ना करने की टाइम ही नहीं दिया गया, तो मेरे पास अगर तो इस तरह नहीं कि हो कि वो मेरी प्रेजेंस में हो काम हो, मेरी मौजूदगी में वो काम हो, और मुझे फुल चॉइस दी जा रही थी कि मैं उसको हाँ या ना कहूँ। ओके,
मस्ट बी नॉन ग्रेटुइटस। ग्रेटुइटस काम होता है जिसको एक तरह से मैं किसी के लिए, एक तरह से आपने किसी के लिए अपनी खुशी से कुछ काम कर दिया, उसका आप कुछ पैसा नहीं ले रहे। नॉन ग्रेटुइटस कि आप चाहते हैं कि आपके लिए भी कुछ करा जाए, आप किसी लिए कुछ कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए कुछ करे, सही है। तो नॉन ग्रेटुइटस एक्शन वो होता है। पर्सन फॉर हुम द एक्ट इज़ डन मस्ट हैव एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ द एक्ट, और जिसके लिए ये चीज़ की गई है उसको फ़ायदा हुआ है। तो एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी मेजर, आपके इंटरसेक्शन है कहीं मेजर रोड पे आप कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल तारिक रोड हो गया वगैरह, तो अक्सर आपके ये आप जैसी गाड़ी रुकती है तो अक्सर ये सफाई करने वाले आते हैं, विंडशील्ड वगैरह, सही है। तो आपको क्या हो रहा है कि अब डेट जो विंडशील्ड सफाई करने वाला आ रहे हैं, वो जो बच्चे आते हैं वो वो एक साहब कि उसका वो पैसा लेना चाहते हैं, राइट, अब पैसा पे करें उसका, तो इट्स अ नॉन ग्रेटुइटस एक्ट है कि आपको एक फ़ायदा मिल रहा है। अब वो फ़ायदा आप खुद डिफाइन कर सकते हैं, वो फ़ायदा है नहीं है, गंदा पानी है, कैसा है, वॉटेवर। तो वो गंदा पानी है, अच्छा पानी है, किस तरह सफाई कर रहे हैं वो आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हम अस्यूम कर लें तो एक तो जो बच्चे आकर सफाई करते रहते हैं गाड़ी वगैरह और ये सब, तो वो जाहिर सी बात है कि इट्स अ नॉन ग्रेटुइटस है, जिसके बदले में वो पैसा चाहते हैं, राइट। और आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, हम अस्यूम करते हैं आपको बेनिफिट मिल रहा है उस चीज़ का, गाड़ी सफाई हो रही है आपकी, ठीक है। इट्स अ लीगल वर्क है वो, सही है। लेकिन अब उसमें क्या होता है कि यहाँ पर अक्सर डिफरेंस पैदा होता है। अक्सर हम क्या होता है कि आपको सफाई करने आते हैं, आप मना कर रहे हैं, आपकी मौजूदगी में वो काम हो रहा है, आप मना कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी कर दे, सही है। तो उसमें क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फिर नहीं बनेगा, देयर इज नो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट देयर। आपने मना करा, उसने फिर भी कर दिया, अगर आप फिर पैसा नहीं देते हैं तो डेट्स फाइन। अब अक्सर तो लोग पैसा दे ही देते हैं फिर भी कि चलो बच्चा है, चलो 10 रुपये भी दे दें तो कोई मसला नहीं है, सही है। लेकिन अगर आप पैसा नहीं भी देते हैं तो डेट्स फाइन, देयर इज़ नो ब्रीच, ओके, इट्स नॉट गोइंग टू बी, इनका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, इसलिए आपकी मौजूदगी में हुआ, आपके पास फुल चॉइस थी कि आप उसको रिजेक्ट करा, आपने उसको रिजेक्ट भी करा, लेकिन उसने खुद ज़बरदस्ती कर दिया, तो वो कंडीशन जो है, पहली वाली कंडीशन, वो मुकम्मल नहीं हो रही है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा वहाँ पर। आप ब्रीच नहीं कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अगर आप पैसा नहीं देते हैं, अक्सर लोग दे ही देते हैं, ओके। लेकिन अगर वो आप किसी चीज़ में मसरूफ़ थे, आपकी मौजूदगी में हुआ, लेकिन आपको चॉइस नहीं दी गई हाँ या ना कहने की, तो वहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वहाँ पर बन जाएगा कि यू आर सपोज टू पे फॉर दैट एक्शन। अच्छा, डिफरेंट उसका आता है पेमेंट बाय मिस्टेक, फोर्थ टाइप, पेमेंट बाय मिस्टेक। पेमेंट बाय मिस्टेक बेसिकली कि आपने किसी को कोई पैसा दे दिया है गलती से, या कोई चीज़ डिलीवर कर दी है बाय मिस्टेक, देन जिसको पैसा पे किया गया है, जिसको चीज़ दी गई है गलती से, वो चीज़ वो वापस कर दे, पैसा वापस कर दे। जाहिर सी बात है कि जिसको आपने गलती से पैसा दिया तो उसका फ़ायदा हो गया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे अब ये तो जब लॉ बना था तो उस वक्त तो ये चीज़ मुश्किल थी पहले, अब तो आसानी है वैसे। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ATM से किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेट्स से आपने अकाउंट नंबर डाला, अकाउंट नंबर से सर्च करा, आपने जल्दी में आपने देखा ही नहीं कि आपने अकाउंट नंबर, हो सकता है अपने नंबर गलत डाल दिया, ओके, इतना नंबर लंबा डिजिट ना होता है, 16 डिजिट का होता है। तो अगर अब जब लॉ बना था तो उस वक्त तो ये मुश्किल थी करना काम, कि अब उसमें क्या क्या गलती से मैं किसी के घर पे कोई पैसा पहुंचा दिया या कोई चीज़ डिलीवर कर दी, तो वो जाहिर बात है कि जो उसके पास पहुंचाई उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो चीज़ वापस कर दे कि गलती से पहुंच गया काम, गलती से काम हो गया। लेकिन अब क्या है कि अगर ATM से फॉर एग्जांपल दे रहा था, ATM से आप कोई चीज़ पैसा भेजते किसी को सेंड कर रहे हैं, अपने गलती से 16 डिजिट का जो नंबर होता है क्या उसमें गलती कर दी टाइप करने में या वॉटेवर, और हो सकता है कि जो नाम आया आपने उस पर गौर नहीं करा, नाम सिमिलर नाम था, तो आपने सेंड कर दिया पैसा, बाद में ख्याल आया कि, तो फिर आपने फ़ोन करा कि भाई मैं तुम्हें पैसा भेजा, देख लो अकाउंट पैसा आया नहीं आया है, और उसके पास 2 दिन तक आप वेट करते रहे और पैसा उसके पास आया ही नहीं है। तो आप चेक करेंगे पता चला आपने किसी दूसरे अपने दोस्त को पैसा भेज दिया, किसी और बंदे को पैसा चला गया है वो, तो गलती से। तो अब क्या होता है, अब तो टेक्नोलॉजी है, तो आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक उसको पेमेंट को ब्लॉक कर सकता है और पैसा खींच सकता है वगैरह वगैरह, और ट्रैक भी कर सकते हैं किसके पास पैसा गया है, और ब्लॉक भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो ब्लॉकिंग हो रही है, पैसा ट्रैक हो रहा है, ब्लॉकिंग हो रही है, वो इसी लॉ के बेसिस पर ही हो रही है कि जाहिर सी बात है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया हुआ है पहले से कि अगर तुम्हारे पास पैसा गलती से कोई आ जाए तो तुम मुझे पैसा वापस कर देना, देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट, सही है। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जिसके पास पैसा आया है वो पैसा वापस ना करे, भाई मेरे पैसा आया है मेरे पास, आपने गलती से करी, आपकी गलती है, मुझे तो पैसा मिल गया। लेकिन जाहिर बात है कि एक्विटी नहीं रहेगी, इंसाफ नहीं होगा, मुझे पैसा मिल गया जिसको मुझे पैसा नहीं मिलना था, किसी और के पास जाना था,
और जिसने गलती करी और इंसान से गलती हो सकती है उसने गलती से पैसा दे दिया, तो यहाँ पर फिर कॉन्ट्रैक्ट, एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। उस क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे अगर मैं पैसा मुझे मिला है और मैं पैसा वापस नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल या तो मैंने पैसा निकाल लिया बैंक से, सही है, अब बैंक जो है वो ट्रैक तो कर लिया बैंक ने कि किसके पास पैसा चला गया गलती से, लेकिन वो ब्लॉक नहीं कर सकता इसलिए कि पैसा निकल चुका है अकाउंट से। तो पैसा मैं निकाल लिया तो अब मैं लेकर बैठ जाऊँ कि मैं तो पैसा वापस नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ था हमारे दरमियान, तो मैं क्यों किस बेसिस पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वापस पैसा वापस करूँ। लेकिन यहाँ पर फिर कोर्ट, एक लीगल कोर्ट जो है वो उसके क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा कि यू मस्ट पे द मनी बैक इवन दो देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट। फाइंडर ऑफ गुड्स में एग्जांपल अब दे चुका हूँ ऑलरेडी, जो हमने बिल्कुल पहले आपको मैंने पढ़ाया था जब हमने एग्जांपल ली थी। फाइंडर को मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फाइंडर ऑफ गुड्स में हमने पढ़ा था कि जाहिर सी बात है कि मेरी कोई गुमशुदा चीज़ अगर है, तो अगर किसी को चीज़, मेरी गुमशुदा चीज़ मिलती है, फाइंडर ऑफ गुड्स, सही है, जिसको मिलती है, अब जाहिर बात है कि मेरा पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं उस बंदे के साथ कि अगर तुमको मेरी कोई गुमशुदा चीज़ मिले तो तुम मेरी चीज़ वापस कर देना, राइट। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो किस बेसिस पे क्यों मुझे मेरा चीज़ वापस करे, सही है। तो ये फाइंडर ऑफ गुड्स जो है बेसिकली ये इसका कह सकते हैं कि ये एक तरह से इस्लाम से भी आ रहा है। इसमें वही चीज़ रखी गई है, वही उसकी आइडिया है कि जो हमारे पास होता है बात की अमानत की, अमीन होने की, सही है। सो जो गुमशुदा जिस चीज़ जिसको मिलती है उसके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि एक तो वो जो चीज़ उसको मिली है, गुमशुदा चीज़ उसको मिली है, वो एक तो ख्याल रखे उस तरह जिस तरह वो अपनी चीज़ का ख्याल रखता, अमानत वाले कॉन्सेप्ट, सही है ना, कि अगर मुझे कोई चीज़ मिले तो मैं उसका उसी तरह ख्याल रखूँ जैसे वो मैं अपनी चीज़ का ख्याल रखता। उसके बाद मैं उस जो बंदा है उसको, जो उसका ओनर है, एक्चुअल ओनर है उस चीज़ का, उसको ढूंढूं और ताकि उस तक मैं ये चीज़ वापस करूं, सही है। और जब मिल जाए ओनर तो उसको वो चीज़ मैं दे दूं, रिस्टोर द गुड्स टू द रियल ओनर व्हेन ही और शी इज़ फाउंड। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइंडर ऑफ, जो जिसको ये गुमशुदा चीज़ मिलती है। उसके अलावा सबसे आखिरी स्लाइड हमारी जो है उसमें यह है कि राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, राइट्स क्या है, अब ऑब्लिगेशन, उन्होंने फाइंडर ऑफ गुड्स की दोनों चीज़ें बताई हैं। फाइंडर ऑफ गुड्स की दोनों चीज़ें बताई हैं कि एक तो उन्होंने एक ऑब्लिगेशन भी दी कि ऑब्लिगेशंस क्या हैं, जब कोई गुमशुदा चीज़ मिले तो आप उसको अमानत तौर पे रखें, उसका ख्याल रखें, ओनर को ढूंढें और ओनर जब मिल जाए तो उसको चीज़ वापस कर दें। दीज आर दी ऑब्लिगेशंस फॉर एनी वन हु फाइंड्स एनी लॉस्ट आइटम्स। अब उसके राइट्स क्या हैं, सही है, आई विल नॉट गो थ्रू द होल राइट्स। तो राइट्स में क्या है कि अब इसमें मल्टीपल राइट्स हैं, मैं आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू ऑल ऑफ इट, लेकिन इसके अंदर उन्होंने रखा हुआ है कि कुछ कंडीशंस रखी हैं कि जो जिसको गुमशुदा चीज़ मिली है, अब वो चीज़ है, ज़ाहिर बात है कि वो ज़िंदगी भर ओनर को नहीं ढूंढता रहेगा। उसमें पहला रहा है कि कैन रिटेन द गुड्स इफ़ द ट्रू ओनर इज़ नॉट फाउंड। एक मुद्दत तक कि वो गुमशुदा चीज़ के ओनर को ढूंढेगा, अगर वो नहीं मिल पाता है तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ अपने पास ही फिर रख लेगा, सही है। और अगर उस चीज़ को जो उसको मिली थी, अगर वो चीज़ को ढूंढने में अगर कोई पैसा खर्च हुआ है, उसको सही तरह से रखने में कोई पैसा खर्च हुआ है, प्रिजर्वेशन वगैरह में, तो वो सब एक्सपेंसेस जो हैं उसकी रिइंबर्समेंट जो है वो ओनर से मांगी जा सकती है अगर ओनर मिल जाए। अब ज़ाहिर बात आप कहेंगे कि पैसा किस बेसिस पे मांगेगा, सही है। तो यहाँ पर राइट्स जो बन रहे हैं, राइट्स हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, वरना तो राइट्स और ऑब्लिगेशंस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है तो राइट्स और ऑब्लिगेशंस कहाँ से पैदा होगी। लेकिन राइट्स ऑब्लिगेशन उसी वक्त पैदा हो रही हैं कि यहाँ पर एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि ऑब्लिगेशन पैदा हो रही है कि ख्याल से सामान रखना है, ओनर को ढूंढना है और जब ओनर मिल जाए उस तक पहुँचाना है सामान, और ओनर की जो है जब उसको सामान मिल जाए तो ज़ाहिर बात है उसको जब फ़ायदा हो गया तो उसके लिए भी रखा गया ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल कि भाई तुम जो गुमशुदा चीज़ जिसको मिली थी वो चाहे तो वो पैसा मांग सकता है कि मैंने तुम्हारा चीज़ ख्याल से रखा और ढूंढने में टाइम पैसा लगा, चीज़ को ख्याल रखने में पैसा लगा। हो सकता है कोई ज्वेलरी मिल गई हो तो ज्वेलरी को घर में ना रख सके, शायद उसने लॉकर, बैंक के लॉकर में रखा, समथिंग लाइक दैट, ताकि ख्याल से रखे, प्रिजर्व रखे उसको। तो उसका कुछ एक्सपेंसेस थे वो उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो मांगे जा सकते हैं ओनर से कि भाई मुझे ये रीइंबर्समेंट करो। रीइंबर्समेंट इसी बेसिस पे हो रही है कि यहाँ पे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, सही है। उसके अलावा और बहुत काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कैन विथहोल्ड द गुड्स अंटिल ओनर पेज द रिवॉर्ड इफ़ दोज हैव बीन डिक्लेयर्ड। अगर ओनर ने इश्तहार डाला हुआ था अखबार में कि मेरी ये चीज़ गुम गई है, जो मुझे ला कर दे दे मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा, इनाम दूंगा,
वो बंदा आता है, ये आपकी चीज़ मुझे मिली थी, मैं आपको ढूंढ रहा था, आप इत्तफाक से आपने इश्तहार ही दे दिया, आसानी हो गई, ये लें आपका सामान। तो उसमें क्या होगा कि अब क्योंकि ओनर ने ऑलरेडी डिक्लेयर करा हुआ था कि मैं आपको जो मुझे सामान में लाना कर देगा मैं उसको इनाम दूंगा, तो अब उसको ओनर को इनाम देना पड़ेगा। दैट्स वन ऑफ द राइट्स ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। सही है। कैन सेल द गुड्स इफ गुड्स आर पेरिशेबल और इफ द एक्सपेंस ऑफ फाइंडिंग प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स आर 2/3 और मोर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। जो जिसको गुमशुदा आइटम मिला है वो उस चीज़ को बेच भी सकता है अगर जो चीज़ मिली है वो पेरिशेबल हो, ख़त्म हो रही हो, ख़राब हो रही हो, सड़ रही हो, वॉटेवर। सही है। या फिर उस चीज़ को ख्याल से रखने में और ओनर को ढूंढने में जो चीज़ है उसकी 2/3 यानी 67% से ज़्यादा का एक्सपेंस हो रहा हो, तो फिर आप ऐसा करें कि फिर आप उस चीज़ को बेच कर पैसा ले लें, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चीज़ की जो वैल्यू है अगर उसके 67% आपको एक्सपेंस लग रहा है उस ओनर को ढूंढने में और उस चीज़ को सही तरह से रखने में, तो फिर वहाँ रखा गया है कि आप उस चीज़ को जो इसकी गुमशुदा चीज़ मिली है वो उस चीज़ को बेच के पैसा अपना रिकवर कर ले, उसको ओनर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो 67% का यहाँ पर लिमिट रखी गई है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स और आपके कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और आपके वॉइड एग्रीमेंट्स की एक्सेप्शंस हमने देख ली। ओके, एंड दैट्स अवर लेक्चर 5।